पिछले क्लास में हम लोग एंट्रोपी स्टार्ट किए थे। एंट्रोपी चेंज के बारे में भी हम लोग क्या किए थे, कुछ पढ़े थे। जैसे कि सॉलिड का, लिक्विड का एंट्रोपी चेंज टेम्परेचर के हिसाब से कैसे होता है, और गैस का प्रेशर वॉल्यूम के टर्म में, टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में, प्रेशर टेम्परेचर के टर्म में पढ़ चुके थे। ठीक है। और लास्ट में हम लोग पढ़े थे कि यहाँ पे T रहेगा, यहाँ पे S रहेगा, तो इसका एरिया जो देगा वो Q के बारे में बताएगा। ठीक है। और अगर ये S यहाँ रहेगा, T यहाँ रहेगा, तो S वाले पर परपेंडिकुलर डाल करके क्योंकि हम लोग निकालते हैं एरिया जो कि Q का वैल्यू देता है। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है। अब कुछ और प्रॉब्लम से गुजरते हैं। तो यहाँ टेम्परेचर दिया है, यहाँ S दिया हुआ है, तो देखते ही दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि S पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो उसका एरिया Q देगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको Q नहीं पूछ रहा है, W पूछ रहा है। ठीक है। तो हम लोग कैसे प्रोसीड करेंगे, तो Q का वैल्यू होता है कितना, डेल्टा U प्लस W, और आपको पूछा है क्या W, तो W का वैल्यू कितना हो जाएगा, Q माइनस डेल्टा U। और Q का वैल्यू कैसे निकलेगा जी, तो इस ग्राफ में एरिया से निकलेगा। तो एरिया कितना हो जाएगा, ट्रेपेज टाइप का लग रहा होगा, तो 1/2 इनटू पैरेलल साइड का समेशन, तो ये हो गया T नॉट, ये 2 T नॉट, तो कितना हो गया 3 T नॉट इनटू 2S नॉट हो जाएगा। तो ये वाला हो गया Q का वैल्यू। ठीक है। माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा U तो हमेशा हम लोग जानते हैं NR डेल्टा T, बोलो यार, सॉरी NCV डेल्टा T। तो N का वैल्यू कितना हो गया 2, और CV का वैल्यू, और डायटोमिक है तो 5R/2 इनटू डेल्टा T। तो ये फाइनल है, ये इनिशियल है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो T नॉट माइनस 2 T नॉट करेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस T नॉट। ये हो गया फाइनल, ये हो गया इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे। हमको नहीं लग रहा है कोई दिक्कत, आपको लगना चाहिए। और यहीं से कर लीजिएगा जो भी आंसर आएगा। कितना आ गया W का वैल्यू, तो यहाँ से आ गया 3 T नॉट S नॉट आया ना, और यहाँ से कितना आ गया 2 से 2 कट गया, बोलो यार, प्लस 5R, तो क्या हो गया प्लस 5R T नॉट। ओके, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें? अगर जो PV का देता था तो एरिया से वर्क आता था, तो अगर वर्क पूछता तो डायरेक्ट मारते, और अगर Q पूछता तो फिर फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते। ये हमेशा चलेगा कि Q निकल जाएगा आसानी से तो W बारे में पूछेगा, W आसानी से निकल जाएगा तो Q के बारे में पूछेगा, और उसको कनेक्ट करेगा फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कोई दिक्कत लग रहा है? कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं ना हुआ है? एरिया हो गया 1/2 पैरेलल साइड का समेशन था T नॉट और 2 T नॉट, तो 3 T नॉट इनटू इसके बीच का गैप, इसके बीच का गैप हो गया 2S नॉट माइनस डेल्टा U, तो डेल्टा U का वैल्यू हो गया NCV, तो डायटोमिक है तो 5R/2 इनटू डेल्टा T। ये फाइनल हो गया, इनिशियल हो गया, तो T नॉट माइनस 2 T नॉट, ठीक है ना, ये हो गया। ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा कि किसी रास्ता से जाइएगा, A से B जाइएगा, B से C जाइएगा, C से D जाइएगा, या डायरेक्ट A से D जाइएगा, तो चेंज सेम होगा। ये एंट्रोपी के लिए हम बता रहे हैं, सब स्टेट फंक्शन के लिए। फिर दूसरा कि अगर A से B जाने में जो चेंज होगा कुछ, तो B से A आने में जस्ट माइनस के साथ चेंज होगा, मैग्नीट्यूड उतना ही रहेगा, केवल साइन उल्टा हो जाएगा। अरे बोलो जी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ये सब किसके लिए? स्टेट फंक्शन के लिए, बोलो। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। फिर साइक्लिक प्रोसेस में स्टेट फंक्शन का चेंज क्या होगा, 0 होगा। जैसे कि इंट्रोपी स्टेट फंक्शन, ठीक है, तो चेंज इन इंट्रोपी साइक्लिक प्रोसेस में कितना होगा, 0। U स्टेट फंक्शन, तो चेंज इन U साइक्लिक प्रोसेस में 0 होगा। हम क्या बोल रहे हैं, स्टेट फंक्शन का चेंज 0 होता है, ये नहीं बोल रहे हैं। स्टेट फंक्शन का चेंज साइक्लिक प्रोसेस में 0 होता है। कोई दिक्कत लग रहा है? ये ध्यान रखिए। फिर से पर बोल रहे हो,
स्टेट फंक्शन साइक्लिक प्रोसेस में जीरो नहीं होता है। इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है ना जी, तो इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक प्रोसेस में इंट्रोपी नहीं जीरो हो जाएगा, चेंज इन इंट्रोपी जीरो होगा। इससे बहुत सारा पढ़ा आता है, बात समझना। इंटरनल एनर्जी क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो साइक्लिक में इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा? नहीं, चेंज जीरो होगा। यहाँ पर गलती होता है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान देना। साइक्लिक का मतलब क्या हो गया कि इनिशियल और फाइनल सेम हो गया, तो सेम स्टेट हो गया, तो फिर जो इनिशियल वैल्यू था वही फाइनल वैल्यू हो गया। स्टेट फंक्शन है जो, तो इनिशियल फाइनल सेम हो गया तो चेंज जीरो हो गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि चेंज जीरो होता है, वो वैल्यू नहीं जीरो हो जाता, वो वैल्यू फिर से वही आ जाता है। क्लियर है ना? तो ये ध्यान दीजिए कि इंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, इसका मतलब इंट्रोपी ऑफ सिस्टम भी स्टेट फंक्शन होगा। तो चेंज इन इंट्रोपी साइक्लिक प्रोसेस में क्या होगा? जीरो। ये कोई अजूबा चीज नहीं लिखा हुआ है यही बात, लेकिन हिट करके बताना है, इसलिए एक बार आप लिख लीजिए। अच्छा, ये नहीं लिखते तब भी यही माना जाता कि नहीं माना जाता? बताओ, माना जाता। बात समझ में आ रहा है? तो अब इसमें दिया हुआ है कि A से B जाने पर इतना इंट्रोपी चेंज हुआ, अब B से C जाने पर इतना इंट्रोपी चेंज हुआ, तो आपको बताना है A से C जाने पर कितना इंट्रोपी चेंज होगा। तो जितना ऐसे इंट्रोपी चेंज होगा वैसे उतना ही ऐसे भी चेंज होगा। इंट्रोपी को एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, स्टेट फंक्शन को एक तरह से डिस्प्लेसमेंट टाइप का सोचिए। डिस्प्लेसमेंट में क्या है? स्टेट फंक्शन है, तो आप ऐसे 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 जाए या डायरेक्ट ऐसे जाए, डिस्प्लेसमेंट तो वही ना होगा। तो वही इंट्रोपी चेंज आपको बोला A से B इतना और B से C इतना, तो इस प्रोसेस को जोड़ेंगे तो वो इस प्रोसेस में भी चेंज इंट्रोपी देगा टोटल, और इधर से भी देगा। ये समझ में आ रहा है ना कि जो ऐसे होगा वही वाला ऐसे भी होगा। बोलो यार, तो इसमें बताने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डेल्टा S A to C कितना हो जाएगा बताओ? तो 30 प्लस 20 तो 20 और माइनस 7 कितना हो जाएगा? 13 जूल पर केल्विन। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, Q जितना इधर है और जितना इधर है, तो जोड़ेंगे उसको तो इधर का Q तो नेट आ जाएगा, लेकिन वो इसके बराबर हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन नहीं। वर्क यहाँ से आए, अब यहाँ से आए, तो वो दोनों को जोड़ोगे तो इस रास्ता वाला वर्क देगा नेट, लेकिन इधर वाला तो वर्क नहीं देगा। बात समझ आ रहा है आपको? ठीक है, चलिए अब देखिएगा तो ABC साइक्लिक प्रोसेस है और आपको दिया है कि A से B में इतना का हुआ है इंट्रोपी चेंज और C से A में इतना का हुआ है इंट्रोपी चेंज, तो आपको पूछ रहा है कि C से B में कितना होगा। तो चूंकि ये साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा, तो चेंज इन एंट्रोपी जीरो होगा तो कैसे बनेगा? तो डेल्टा S A to B प्लस डेल्टा S B to C होगा ना, प्लस डेल्टा S C to A, ये किसके बराबर है? जीरो पर कुछ है ये नहीं, बस खाली ऐसे ही दिखाया जा रहा है। तो A से B में कितना होगा? -50 कैलोरी पर केल्विन में सब ठीक है, और B से C में निकालना है तो लिख देते हैं डेल्टा S B to C प्लस डेल्टा S C to A, C to A दिया हुआ कितना? 120 दिया, इसका नेट 0 हो गया, तो यहाँ से डेल्टा S B to C कितना हो गया? तो ये हो गया 70, तो उधर गया तो हो गया -70 कैलोरी पर केल्विन। बोलो यार, तो आपसे क्या पूछ रहा है? C to B, तो डेल्टा S B to C इतना, तो C to B प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा S स्टेप फंक्शन है। Q में ऐसा हो जाता क्या? Q में वैसा नहीं होता। ये बात समझ में आ गया? तो डेल्टा S
समझ में आ गया ना? चलिए अब क्या है कि कुछ स्पेशल केस है ना जिसको समझा जा सकता है, लेकिन लेवल 1 में ज्यादा समझने का नहीं प्रयास करिएगा, सीधे रट जाइएगा और नहीं तो गड़बड़ करवा देगा। इसको हम समझा सकते हैं, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस आगे पढ़ना है, समझ आ रहा है कि नहीं, तो उसके हेल्प से समझाया जा सकता है, लेकिन समझना नहीं, डायरेक्ट रट जाना कि आएगा तो टिक मार करके आगे बढ़ जाए, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में ये याद रखना है कि डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होता है। क्यों होता है, कैसे होता है, उसको बाद में हम लोग चर्चा करेंगे, अभी तत्काल 0 होगा। ये तो ऐसे भी बता दिया जा सकता है कि Q का वैल्यू 0 है तो ये 0 है। तुमको सीधे याद रखना है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। अब उसमें तो पढ़ना क्या है कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस बोलेगा और कुछ नहीं बोलेगा, तो जब तक कुछ नहीं बोलेगा जी तब तक रिवर्सिबल प्रोसेस माना जाता है। हम लोग रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पूरा विस्तार से आगे पढ़ेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। अभी हम खाली इतने ना बताया था कि जो अपने पाथ को रिट्रेस कर सकता है, जो अपने पाथ को रिट्रेस नहीं कर सकता है, जो रिट्रेस करेगा वो रिवर्सिबल है और जो रिट्रेस नहीं कर पाएगा वो इरिवर्सिबल है, लेकिन अपना काम नहीं चलेगा, उसको पूरा विस्तार से हम लोग देते हैं। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा हर हाल, ठीक है। कैसे तो नहीं जाना, बताया जा सकता है कि Q का वैल्यू 0 होगा, एडियाबेटिक में एक्सचेंज नहीं होता है, तो Q का वैल्यू 0 होगा तो डेल्टा एस सराउंडिंग 0 होगा, लेकिन उसको भी साइड करो तो याद रखो। बाकी क्या बोलना चाहते हैं कि अगर एडियाबेटिक प्रोसेस होगा और बाकी कुछ लिखा नहीं हो कि रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल, तो क्या माना जाएगा, रिवर्सिबल, किसी भी चीज के लिए रिवर्सिबल माना जाएगा। और जब रिवर्सिबल होगा तो आपको याद रखना है कि डेल्टा एस सिस्टम भी 0 होता है। डेल्टा एस का मतलब है कि सिस्टम का एंट्रोपी कांस्टेंट है, चेंज ना 0 है, वो आपको समझना है। देखिए यहाँ डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है, इसका मतलब क्या होगा, सराउंडिंग का एंट्रोपी कांस्टेंट है, समझ में आ रहा है। ये दोनों जो है ना वो आ जाएगा तो बच्चा से गड़बड़ करवा सकता है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप डायरेक्ट रट जाइए, कहीं कि आईटी में पूछे हुए हैं, अब आप लोगों में पूछे। तो याद रखिएगा एडियाबेटिक प्रोसेस में एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, इरिवर्सिबल केस, किसमें, इरिवर्सिबल केस में तो डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, समझना। रिवर्सिबल तो वो एक्सपेंशन है चाहे कंप्रेशन है, बोलो यार, उससे कोई बहस नहीं है। अगर एडियाबेटिक है तो सिस्टम का चेंज इन एंट्रोपी क्या है, 0, सराउंडिंग को तो हमेशा। इरिवर्सिबल के भी केस में सराउंडिंग में डेल्टा एस सराउंडिंग 0 है, समझ रहा है कि इसलिए इसको ऐसे पर लिख दिया गया है कि एडियाबेटिक प्रोसेस में डेल्टा सराउंडिंग 0, डेल्टा एस सराउंडिंग 0 बोला है। ये क्या बता रहा है कि कोई बहस नहीं प्रोसेस से, ये होगा प्रोसेस पर ये सब डिपेंड कर जाएगा, समझ आ रहा है कि तो मराठी हुए रहना है कि नहीं कुछ बोलेगा इसका मतलब प्रोसेस रिवर्सिबल है, तो उस सिचुएशन में डेल्टा एस सिस्टम 0 के बराबर होगा। और अगर बोल दिया कि इरिवर्सिबल है तो एक्सपेंशन होगा या कंप्रेशन होगा, दोनों केस में डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0। और आपको पहले ही पढ़ा चुके हैं कि फ्री एक्सपेंशन भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फ्री एक्सपेंशन जो है वो एडियाबेटिक इरिवर्सिबल होता है, बताया गया याद है, बताया है कि फ्री एक्सपेंशन जो होता है वो क्या होता है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल है। तो यही बात है, तरह से यहाँ पर आ गया। तो इस सिचुएशन में डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0 होगा। ये दोनों एक ही है, बात समझ में आ रहा है। बस खाली यहाँ पर क्या है कि आपको ये बोलेगा नहीं कि इरिवर्सिबल, तब भी आपको इरिवर्सिबल समझ जाना है। इसके कारण हम क्या बोले कि एडियाबेटिक में कुछ नहीं बोलेगा तो तुम इरिवर्सिबल समझ जाना, ये नहीं बोले। जब तक कुछ नहीं बोलता है प्रोसेस में तब तक रिवर्सिबल मानता है, बोलो यार। लेकिन फ्री एक्सपेंशन में कुछ नहीं भी बोलेगा तो फ्री एक्सपेंशन है ये एडियाबेटिक इरिवर्सिबल। एडियाबेटिक इरिवर्सिबल हुआ तो नहीं समझ, तो जो यहाँ होगा वो यहाँ। इस दोनों में अंतर क्या है कि एडियाबेटिक एक्सपेंशन कंप्रेशन अगर जो बोलेगा और इरिवर्सिबल नहीं बोलेगा तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा कि बोल देगा तब इसमें करना है, और इसमें क्या है कि बोलेगा नहीं तो खुद ही समझ जाना। क्लियर हो चुका है।
बिना सोचे समझे रख देंगे। देखो हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको, लेकिन करना नहीं चाहते, समझ रहे हैं? मैंने इसको हम आपके लिए बोले हैं, जो खाली बोलते रहे कि इसको एक्सप्लेन क्या था कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में डेल्टा एस टोटल ग्रेटर देन 0 होगा, सराउंडिंग का 0 है, हर हालत में सिस्टम का जो ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। तो एक वे हुआ ये एक्सप्लेन करने का। और भी वे है कि एक्चुअली होता क्या है ना कि Q का वैल्यू 0 है, तब तो Q का वैल्यू 0 है, इससे क्या हो जाएगा, मैंने एक्सप्लेन करना नहीं चाहिए, हम खाली इसे बोल दे रहे कि Q का वैल्यू 0 है, इसका मतलब हो गया डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। समझ रहा है कि नहीं? तो इससे यही पता चलता है ना कि अगर W पॉजिटिव होगा, ऐसे समझो कि अगर W पॉजिटिव है तो नहीं समझ में आ रहा है लोगों को कि डेल्टा U क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर एक्सपेंशन होगा तो W पॉजिटिव होगा, तो ये वाला नेगेटिव होगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेंपरेचर घटेगा। अब अगर जो वॉल्यूम घटेगा तो टेंपरेचर क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा होगा। वॉल्यूम घटेगा तो नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ना हो जाए पॉजिटिव हो जाएगा, तो उल्टा होता है। तो इसमें यही हो जाता है कि वॉल्यूम अगर बढ़ेगा तो टेंपरेचर घटेगा, और अगर वॉल्यूम अगर घटे, उल्टा बोल दिया, वॉल्यूम बढ़ेगा टेंपरेचर घटेगा, अब वॉल्यूम घटेगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा। ये एडियाबेटिक में हमेशा होता है। ये वाला फ्री एक्सपेंशन का कहानी को छोड़ कर देखेंगे, मैंने ये ऐसा होता है। तो इसी से एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि एडियाबेटिक है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि ये वाला घटना हो जाता है जिसमें भी बढ़ता T घटता है और भी घटता T बढ़ता है। और इसमें होता क्या है कि वॉल्यूम के बढ़ने से एंट्रोपी बढ़ता है और टेम्परेचर के घटने से एंट्रोपी घटता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो कंप्रेशन रहेगा चाहे एक्सपेंशन रहेगा, दोनों केस में जो बढ़ाता है वो डोमिनेट हो जाता है, वो मैथ से दिखाया भी जा सकता है, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। हम ऐसे ही फालतू में बोल दिए, चूंकि वीडियो बन रहा है इसलिए आपको सीधे याद रखना। जैसे कि हम एग्जाम में बैठे हैं, पूछेगा सवाल तो पहले दिमाग में सेट करेगा, एडियाबेटिक प्रोसेस में कुछ नहीं बोलेगा तो रिवर्सिबल माना जाएगा, तो सिस्टम का 0 होगा, सराउंडिंग का तो हमेशा 0 एडियाबेटिक। अगर जो बोल देगा इरिवर्सिबल, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल, तो फिर ये सोचना नहीं है कि एक्सपेंशन है या कंप्रेशन है, डायरेक्ट बोलोगे डेल्टा सिस्टम ग्रेटर देन 0। समझ आ रहा है कि नहीं? और फ्री एक्सपेंशन बोल दिया तो समझ जाना कि फ्री एक्सपेंशन एग्जांपल है एडियाबेटिक इरिवर्सिबल का है, एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में एक्सपेंशन हो चाहे कंप्रेशन हो, उससे कोई मतलब नहीं, वो वाला कहानी तो होगा। समझ में आ रहा है ना? बोलो यार, इसका चांस बहुत है पूछने को, क्या IIT में पूछे हुए हैं, डायरेक्ट पूछ ले सकता है। तो नहीं बताता है ना इसके बारे में तो बच्चा से गलती हो जाता है। काहे कि बच्चा ऐसे सोचता है एडियाबेटिक प्रोसेस तो Q 0, अब वो चेंज इन एंट्रोपी सोचता है Q/T टाइप का सोचता है तो Q 0 तो 0, तो इसमें तो आ जाएगा, लेकिन इस दोनों में फंसा लेगा। समझ में आ रहा है? जब फ्री एक्सपेंशन बच्चा कैसे सोचेगा, फ्री एक्सपेंशन तो Q 0 तो उसे देगा 0/T 0, तो फ्री एक्सपेंशन में रूप मान देगा क्या डेल्टा एस सिस्टम इक्वल टू 0, जो गलत हो जाए। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो अब एक चीज और पढ़ना है यहाँ भी, मिक्सिंग ऑफ गैस। तो मिक्सिंग वाला में क्या है कि मान लो कि एक पार्टीशन है यहाँ, तो एक गैस इधर है, एक गैस इधर है, अलग अलग गैस, ठीक है, सेम टाइप का भी गैस रह सकता है, अलग टाइप का भी गैस रह सकता है। पार्टीशन को हटाइएगा तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिल जाएगा। तो जब मिलेगा ऐसा बोलते हैं कि इसमें गैस हुआ है, इसमें गैस तो जैसे पार्टीशन हटाइएगा तो मिलेगा। तो इसमें पहले तो आपको याद रखना है कि अगर जो वाल एडियाबेटिक है, ठीक है, तो सिस्टम का एंट्रोपी बढ़ जाता है, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम ग्रेटर देन 0 होता है। समझ आ रहा है? इसके लिए बच्चा कैसे सोचेगा जी कि इसको हटा दिए तो ओवरऑल को तुम देखोगे तो एडियाबेटिक वाल है तो Q का वैल्यू 0 हो गया, W टोटल 0, ये एक्सप्लेन भी किए थे आपको एक बार कि W टोटल क्या हो गया 0, कब एक्सप्लेन किए थे जब इसका टेम्परेचर अलग अलग रहता था। समझ आ रहा है कि नहीं?
और हाँ जो भी मतलब इसको खोल देते थे, प्रेशर अलग रहता था, टेम्परेचर अलग रहता था नहीं सर जी, इसको खोल देते थे तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, ये पढ़े थे, याद है? तो उसमें बताया था आपको कि एडियाबेटिक वाले में Q0 और चूंकि ओवरऑल वॉल्यूम कांस्टेंट है, इस गैस के लिए वॉल्यूम बढ़ा है, इस गैस के लिए वॉल्यूम बढ़ा है, लेकिन ओवरऑल कांस्टेंट है, तो W मतलब 0 होता है, ये दोनों का भी 0 होता है, तो T क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यार वहां भी करवाया जाए तो बच्चा इसमें गलती कहाँ करेगा कि अगर नहीं बताया जाएगा तो वो सोचेगा क्या कि Q0 है, इस कारण से डेल्टा S सिस्टम 0 है, जो गलत हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 है। एक्सप्लेनेशन नहीं भी जाने तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने बोलता यही ना कि अभी ऐसा है तो इसमें हाथ डाल करके निकालिएगा तो श्योर है कि गैस 1 वाला मॉलिक्यूल पकड़ाएगा, यहाँ पर हाथ डालिएगा तो श्योर है कि गैस 2 वाला मॉलिक्यूल पकड़ाएगा, लेकिन इसमें हाथ डाल कर निकालिएगा तो श्योर है कि कौन पकड़ाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ज्यादा रैंडमनेस हो गया, बोलो यार, ज्यादा डिसऑर्डरनेस हो गया, समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये एक्सप्लेनेशन दिया जाता है, आपको एक्सप्लेनेशन याद रखना कि डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिक्सिंग ऑफ गैस में आप पढ़े थे कि फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, फाइनल प्रेशर क्या होगा, याद होगा? और चलिए तो देखिए, चलिए अब फेज चेंज के बारे में जानते हैं। अभी तक हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, सॉलिड लिक्विड है तो उसका एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला याद है, MS ln/T2/T1 पढ़े थे ना? फिर किसका पढ़े थे, गैस का पढ़े थे ना? तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों का तो पढ़ लिए आप, बोलो यार। फेज चेंज का पढ़े थे नहीं पढ़े थे? तो फेज चेंज वाला में आएगा तो ये रहेगा कि डेल्टा H फ्यूजन किसके बराबर होगा, तो डेल्टा H फ्यूजन बाई T, और फ्यूजन में सॉलिड से लिक्विड ना हो गया मेल्टिंग पॉइंट वाला टेम्परेचर। ये आपको पता है कि फेज चेंज जो होता है वो किस पर होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर होता है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर Q/T होगा, तो Q का वैल्यू तो डेल्टा H फ्यूजन ही ना कहलाएगा। इसको एक जगह से और लाया जाता है, आगे बढ़िएगा कि फेज चेंज जो होता है ना वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में होता है, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में डेल्टा G 0 हो जाता है, डेल्टा G 0 होता है तो वहां से चला आता है, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि उधर से तो ध्यान करो, क्योंकि लेवल 1 में पढ़ रहे हैं, ये सब ये बाद में और एक्सप्लेन किया जाएगा, लेकिन हम चाह रहे हैं कि बिना एक्सप्लेनेशन के तुमको याद रहना चाहिए, वहां पर बैठोगे क्वेश्चन देने रहेगा, टिक मार के आगे बढ़ जाएगा, तो सोचोगे तो सोचते रह जाओगे। इसको प्रूव कर दिया जा सकता है कि कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, डेल्टा S सिस्टम ग्रेटर देन 0, अगर तुम सब एकदम नौटंकी है, समझ आ रहा है, लेवल वाइज ये सब दिमाग ही नहीं लगा, तो डायरेक्ट हम लोग याद रखेंगे कि फेज चेंज में कितना होगा, तो डेल्टा H फ्यूजन बाई T या डेल्टा H वेपोराइजेशन बाई T। अच्छा, डेल्टा S सब्लिमेशन पूछेगा, तो सब्लिमेशन वाले में डेल्टा H सब्लिमेशन बाई T अगर तुम मान लो तो सब्लिमेशन होता है क्या, सॉलिड से गैस रहती है, तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एक टेम्परेचर पर होता होगा, नहीं होता होगा, तो जब एक टेम्परेचर पर नहीं होता होगा तो डेल्टा H सब्लिमेशन बाई T मारना सही हुआ कि गलत हुआ? गलत हुआ, एक टेम्परेचर पर होगा तब ना होगा। हाँ, दे दिया कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक है, अगर दे दिया मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट एक है, तब डेल्टा H सब्लिमेशन जो होगा वो डेल्टा H सब्लिमेशन बाई T माना जाएगा, अदरवाइज जो नहीं होगा। ये बात समझ में आ रहा है, बोलो यार। तो ये वाला याद रख लीजिएगा, बताए ना जिसको आगे एक्सप्लेन किया जाता है, लेकिन उससे बनाना नहीं, आपको याद रखना है, बोलो ये। अच्छा आप समझ, अब तो तुम क्या हो गया कि एक फेज में कुछ चेंज होगा तब भी एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला जान गए, अब फेज चेंज होगा तब भी तुम जान गए। तो एक सवाल ऐसा भी दे सकता है कि मान लो कि वाटर है 60 डिग्री सेल्सियस में या कुछ भी टेम्परेचर है, तो 60 डिग्री सेल्सियस वाटर को आपको वेपर में कन्वर्ट करना है,
नॉर्मल प्रेशर पर, मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट करना है, तो एंट्रोपी चेंज कितना होगा ये समझ में आया कि पहले 60 से 100 ले जाओगे वाटर को, तो लगेगा ms ln T2/T1 वाला फॉर्मूला लगेगा, और वहां पर तुम वेपर में कन्वर्ट करोगे तब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तो इसमें क्या है कि दोनों को जोड़ कर करके वहां पर एंट्रोपी चेंज आएगा, इसलिए इसको रखवाते हैं डायरेक्ट कि पता चला ये बुला रहे हो फॉर्मूला से, आए बुला रहे हो डेल्टा जी से, तो उलझ जाओगे तुम लोग। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग दिमाग में सेट कर रहे हैं कि सेम फेज में रहता है तभी एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला जानते हैं, और फेज बदलता है तब भी जानते हैं। तो किसी क्वेश्चन में सेम फेज में भी टेम्परेचर बदलेगा और उसके बाद फेज चेंज भी होगा, तो दोनों को जोड़ कर निकाल देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो जी। और इसमें गलती हो सकता था तो पहले ही करवा दिए, इसमें गलती होता है, इधर क्या है गलती होने का? वो जैसे बच्चा सुनता है Q = 0, Q/T से समझ जाता है कि डेल्टा S 0, जो गलती हो जाएगी। समझ आ रहा है कि नहीं? कुछ बोलेगा एडियाबेटिक में तो ये वाला होगा, तो गलती से बच्चा का सही हो जाएगा, समझ आ रहा है? लेकिन अगर इसको पूछ दिया, समझ लो उससे गलती हो, तो गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि पूछे हुए आइटम इसलिए इम्पोर्टेंट है। समझ आ रहा है? तो क्लियर हो गया? अच्छा, एक चीज ध्यान देना छोटू, जितना मास का या मोल का तुम सब्लिमेशन जितना मास का या मोल का तुम डेल्टा S निकालना चाहते हो, उतना ही मास का या उतना ही मोल का डेल्टा H लोगे। ये बात समझ में आ रहा है? मैंने जितना का ये लोग निकालना चाहते हो उतना ही का ये वाला डेल्टा H भी लोगे, और T तो कांस्टेंट ना रहेगा, तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा कि कितना क्वांटिटी है। बोलो यार, T क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। चलो आगे देखेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? ध्यान देना जी, डेल्टा H का वैल्यू कितना हो जाएगा? m × L होगा कि नहीं होगा? तो L के बारे में आप देख लेना क्या दिए हुए, अगर पर मोल देगा तो मोल से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा। समझ आ रहा है? और मान लो कि तुमको बोला कि 25 ग्राम वाटर का जब फेज चेंज होगा तो एंट्रोपी कितना चेंज होगा। तो अगर L दिया है समथिंग पर ग्राम, जैसे कि वाटर का हम लोग को याद रहता है 540 कैलोरी पर ग्राम, तो डायरेक्ट 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ना डेल्टा H। लेकिन मान लो कि तुमको इसका मास दिया कि 25 ग्राम किसी भी चीज का फेज कन्वर्जन में डेल्टा S बताइए, और L का जो वैल्यू दिए हुए, समझ आ रहा है कि नहीं, वो पर मोल दिए हुए। तुम्हारे पास दो उपाय, या तो जो इसका मास दिया उसको मोलर मास से डिवाइड कर करके तुम क्या करोगे, मोल में ला लोगे, तब उसको यहाँ पर पुट करोगे। बोलो यार। एक पता है क्या कि पर मोल को पहले पर ग्राम में ला लो, तब मास से मल्टीप्लाई करोगे, तो वो ज्यादा बेहतर नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि जितना का तुमको चेंजिंग एंट्रोपी निकालना रहेगा उतना ही मास का या उतना ही मोल का डेल्टा H फ्यूजन लिखोगे। ये नहीं कि तुमको निकालना है 25 ग्राम का, तुमको डेल्टा H मान लो कि दे दिया है 1 मोल का, तो डायरेक्ट पुट नहीं कर दोगे 25 ग्राम के लिए, दूसरे यूनिट में तुम लगा सकते हो। 1 मोल का मतलब उसका मोलर मास, तो उतना ग्राम के लिए दिया है वो, तो 1 के लिए कितना, 25 के लिए कितना, तो उतना पुट करके करोगे। बात समझ में आ रहा होगा। अब बाकी इसका एग्जांपल हम इसके बाद में जाता है क्लियर हो जाएगा, ऐसे बोर्ड भर गया है, इसका एग्जांपल हम करवाते हैं। अच्छा, कुछ चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि केमिकल रिएक्शन में मान लो कोई रिएक्शन दे देगा, तो उसको देख कर पता करना होता है कि एंट्रोपी बढ़ रहा है या घट रहा है। तो आपको पहले ही से पता है कि एंट्रोपी का मतलब है रैंडमनेस। इसका मतलब गैस स्टेट में ज्यादा एंट्रोपी होगा, उससे बहुत कम होगा लिक्विड में, और उससे थोड़ा कम होगा सॉलिड में। सॉलिड और लिक्विड में बहुत का गैप नहीं होगा, थोड़ा बहुत का होगा, लेकिन थोड़ा बहुत का होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मान लो कि सॉलिड में x है तो इसमें 1.5x 2x इस टाइप से हो, लेकिन जब गैस बनता है तो ढेर ना रैंडमनेस बढ़ जाता है, पूरा फैल जाता है। तो ये आपको या तो
गैस का सबसे ज्यादा, उससे कम लिक्विड का, उससे कम सॉलिड, ठीक है। और सॉलिड लिक्विड में थोड़ा सा लिक्विड का ज्यादा होगा, लेकिन गैस में देखोगे तो उसका लिक्विड सॉलिड से बहुत ज्यादा होगा। मैंने एक तरह से हम लोग ये सोच सकते हैं कि इसके एंट्रोपी को नेगलेक्ट भी कर सकते हैं। एक बात बता रहे, जब तक डाटा नहीं देगा तब तक नेगलेक्ट कर देंगे सॉलिड लिक्विड का। तो आप समझ लो। तो अगर ये रिएक्शन दिए हुए हैं, देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये रिएक्शन बैलेंस्ड होना चाहिए, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड और लिक्विड वाले पार्ट को नेगलेक्ट कर देंगे अगर जो देखना रहेगा कि एंट्रोपी बढ़ा है कि घटा है। ये सब का रोल होगा एंट्रोपी में, लेकिन बहुत कम होगा। तो जब गैस रहेगा तो उसके केस को नेगलेक्ट कर देंगे, तो डेल्टा एनजी कैलकुलेट कर देंगे। तो बैलेंस्ड इक्वेशन में ये ध्यान दीजिएगा कि हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्या, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। नए हैं तो बैलेंस करो, ठीक है, अदरवाइज गलती हो जाएगी। तो डेल्टा एनजी कैसे होता है, एन प्रोडक्ट माइनस एन रिएक्टेंट। तो कोएफिशिएंट को आप क्या करिएगा ना कि प्रोडक्ट वाला को जोड़ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ जेड है, यहाँ पर 1 है, तो जेड प्लस 1 हो गया। इसको काहे नहीं किए, क्योंकि इसमें लिक्विड है। और इसमें अगर देखोगे तो गैस वाला केवल ये, तो प्रोडक्ट में से प्रोडक्ट में जो कोएफिशिएंट होगा उसको जोड़ देंगे, माइनस रिएक्टेंट वाला कोएफिशिएंट को घटा देंगे। कोई दिक्कत लग रहा है किसमें, फिर से बोलो, बैलेंस्ड रिएक्शन, समझ रहा है। तो ये ध्यान रखिए, डेल्टा एनजी जो है वो नंबर ऑफ मोल में चेंज नहीं है, नंबर ऑफ गैसियस मोल में चेंज नहीं है, वो कोएफिशिएंट जो होगा ना, समझ रहा है कि उसमें चेंज है गैस वाले स्टेट। अब बाकी आपको पता चल रहा होगा कि अगर डेल्टा एनजी ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब गैसियस स्टेट वाला बढ़ गया है। तो जब बढ़ गया है तो एंट्रोपी ज्यादा होगा। डेल्टा एनजी लेस देन 0 है, इसका मतलब गैसियस वाला घट गया, तो डेल्टा एक्स लेस देन 0 होगा। लेकिन अगर जो गैसियस वाला चेंज नहीं हुआ, गैसियस वाला चेंज नहीं हुआ, तब तो सॉलिड और लिक्विड के कन्वर्जन में थोड़ा का भी अगर डिफरेंस हुआ होगा तो एंट्रोपी पकड़ा जाएगा। तो यही बोल रहे हैं कि गैसियस वाला बढ़ गया, गैसियस वाला घट गया, तो साफ हो गया कि बढ़ गया है, घट गया। लेकिन अगर गैसियस वाला चेंज नहीं हुआ तो तुम 100% श्योर नहीं हो कि वो 0 ही होगा, क्योंकि सॉलिड लिक्विड का भी है थोड़ा सा ही है उसका कंट्रीब्यूशन, लेकिन कंट्रीब्यूशन तो है ना जी। तो डेल्टा एन जी 0 अगर होगा तो डेल्टा एस को 0 बोल नहीं सकते हो। हाँ, ये बोल सकते हो कि डेल्टा एस का वैल्यू कम होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें भी कैसे पकड़ाएगा, तो गैस वाला मान तो खत्म हो गया, तो देखेंगे कि क्या सॉलिड से लिक्विड तो नहीं गया है, बढ़ जाएगा, थोड़ा सा ही बढ़ेगा, लिक्विड से सॉलिड तो नहीं गया है, तो थोड़ा सा घटेगा, बोलो जी। लेकिन जब तक गैस वाला में चेंज होगा तब तक सॉलिड लिक्विड को हम लोग नहीं सोचते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें, है? इस सब का यूज होगा आगे, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये सब ध्यान रखना, कुछ हार्ड चीजें एक बार आपसे गुजर गए। चलिए, इसमें ये समझ में आया ना कि काहे ऐसा हो रहा है, गैस वाला बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो उसका ज्यादा होना चाहिए। अच्छा, ये तो कॉमन सेंस का चीज है कि कोई भी सॉलिड है और उसको आप मान लिया कि वाटर में डालिए, तो जब घुलेगा तो समझ में आ रहा है कि एक तरह से लिक्विड का पार्ट टाइप का हो रहा है। जब लिक्विड का पार्ट टाइप का होगा तो बताओ तो एंट्रोपी बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। इसका मतलब चेंज है जो कि ग्रेटर देन 0 है। अभी नहीं बोलना कि सर यहाँ पर तो गैस है, ये नहीं, तो बताएंगे कि गैस रहेगा तो गैस के बारे में सोचेगा, लेकिन गैस नहीं है तो सॉलिड लिक्विड में करना पड़ेगा। हाँ, ये बोल सकते हैं कि डेल्टा एस का वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगा, घटता भी अगर किसी केस में तो कमी और बढ़ेगा भी तो कमी। तो डिसोल्यूशन में इसको रखना है क्या? नहीं, हमको तो याद ही नहीं, कुछ डिसोल्यूशन में क्या होता है, हमको बढ़ता है घटता है हमको नहीं आता, बस हम इतना ही जानते हैं कि डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, मतलब सॉलिड से घुलना टाइप का वो है, टूट करके घुलेगा ना जी, टूट करके जब घुलेगा तो एक तरह से लिक्विड के फेज में जा रहा है, बोलो ना, तो सॉलिड से लिक्विड टाइप का सेंस हो गया देखो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर क्या है प्रेसिपिटेशन, तो कॉमन सेंस का चीज है कि प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन जो हुआ, मतलब जो लिक्विड टाइप का था,
माने सॉल्यूशन में घोला हुआ ट्रैप करना था जी, बोलो यार। अब वो जुट करके प्रेसिपिटेट देरा में बैठ रहा है, इसका मतलब सॉलिड टाइप में वो जा रहा है। तो ये समझ में आ रहा है ना कि इसमें एंट्रोपी चेंज नेगेटिव वगैरह घटा है, एंट्रोपी घटा है या एंट्रोपी चेंज नेगेटिव, बात देखिए होगा, बोलो जी। ये एक तरह से दोनों उल्टा टाइप का नहीं लग रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि सॉलिड सब घुल घुल करके जा रहा है, और इसमें क्या है कि जो घुलरो टाइप का है वो भी एक प्रेसिपिटेट बनकर बैठता है। जैसे कि AgNO3 डालोगे, Ag प्लस NO3 माइनस में होगा उसमें, HCl डालोगे तो H प्लस Cl माइनस होगा सॉल्यूशन में, और जैसे HCl डालोगे वो मिलकर प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ये केवल सिल्वर के साथ नहीं कहानी है, लेड वुड का भी प्रेसिपिटेशन बनता है, तो पढ़ना ही है किसमें, आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ना, KSP वगैरह जो पढ़ते हैं उसमें। अब बाकी ये तो तुम ही बता दोगे कि हीलियम पर पहले 2 atm प्रेशर था, अब बाद में 4 atm प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ने से क्या सेंस आ रहा है कि वॉल्यूम घटेगा, बोलो यार। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या घटेगा, वॉल्यूम घटेगा तो एंट्रोपी क्या घटेगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए, ठीक है। तो सबका आगे यूज होगा जी, क्वेश्चन भी पूछते रहता है, तो इस सब से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करवा देते हैं, ठीक है। ये सब समझ में आया ना कि ये इसको नहीं ध्यान रखोगे तो गलती हो जाएगी, बोलो यार। और सब्लिमेशन वाला में बताइए कि जब दोनों का टेम्परेचर सेम रहेगा, बॉइलिंग और हाँ मेल्टिंग का, तब ये मारा जाएगा डेल्टा H सब्लिमेशन बाय T, अदरवाइज नहीं मारा जाएगा। हाँ ये दे दिया कि किसी का सब्लिमेशन इस टेम्परेचर पर हो रहा है, इसका मतलब मान लिया है कि एक के टेम्परेचर है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब कोई दिक्कत नहीं है। तब मेल्टिंग पॉइंट में तो वैल्यू दे देगा, टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर ये है, अपने उसमें बोल देगा कि सब्लिमेशन हो रहा है, कि माना जाएगा कि एकदम उसी टेम्परेचर पे या थोड़ा बहुत के गैप में होगा, समझ आ रहा है? जैसे कि बताया ना कि कैंफर वगैरह का है, तो पहले वो पिघलता है, समझ आ रहा है कि नहीं? और उसका क्या होता है ना, सब्लिमेशन में जो डायरेक्ट हो जाता है, उसका क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से कम होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या होता है कि जैसे लिक्विड में बना तुरंत बन जाता है क्या, वेपर में बन जाता है, समझ आ रहा है? तो अगर एक टेम्परेचर का चर्चा करेगा, बोलेगा सब्लिमेशन हो रहा है, तो मानना पड़ेगा कि दोनों एक है, तब डेल्टा H सब्लिमेशन बाय T दिखाएगा, अदरवाइज नहीं दिखाएगा। इसमें कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा है? ठीक है, ये सब को बिना एक्सप्लेनेशन के आपको याद करना है। एक्सप्लेनेशन हम लोग दे भी दिए कि वीडियो बन रहा था, बाद में भी एक्सप्लेनेशन और दिया जाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब स्पॉन्टेनियस से, लेकिन उसका कोई जरूरत नहीं, ये सब पॉइंट याद रखना, ओके। ये दिया हुआ है कि फाइंड चेंज इन एंट्रोपी व्हेन 50 ग्राम मटेरियल जो सॉलिड है converted into liquid at 500 Kelvin. Molar mass of material is this and latent heat of fusion is this. समझ ना? ये बात कर रहा है सॉलिड से लिक्विड में होने का, इसका मतलब क्या है? फेज चेंज का बात कर रहा है, फ्यूजन का बात कर रहा है। तो डेल्टा S फ्यूजन के केस में कितना का निकाला है? 50 ग्राम मटेरियल का, तो ये हो जाएगा डेल्टा H 50 ग्राम का ही, ये बात समझ आ रहा है ना, बाई T, ठीक है। तो डेल्टा H तो यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा H फ्यूजन, तो डेल्टा H फ्यूजन दिया हुआ 2000 कैलोरी पर मोल, माने एक मोल के लिए 2000 कैलोरी, और तुमको चाहिए 50 ग्राम का, तो मोलिक्यूलर मास जो है वो 25 ग्राम है, और टोटल मास है अपना, टोटल मास में से मोलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे तो मोल आ जाएगा, तो 2 मोल का बात क्या इसका मतलब? अरे 1 मोल का 25 है, जो 50 ग्राम का 2 मोल ना हुआ, तो 1 मोल का डेल्टा H फ्यूजन इतना है, तो 2 मोल का कितना होगा? 2 × 2000 बोलो यार, बाई
टेम्परेचर असाइनमेंट में ही पुट करना है, असाइनमेंट बोले तो मतलब केल्विन में ही करना है। समझ में आया ना क्या हुआ? इतना केल्विन। एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो है ना उसको फिजिकली फील करिएगा। 2000 कैलोरी पर मोल, मतलब 1 मोल के लिए 2000 कैलोरी। तो यहाँ पर कितना मोल है? तो 2 मोल। बच्चा कौन सा क्या करेगा कि मास से ही मल्टीप्लाई कर रहा है। अगर यहाँ लिखता 2000 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 ग्राम का उतना होता, तो डायरेक्ट 50 से मल्टीप्लाई करके लिख ले। ये बात समझ में आ रहा है, यहाँ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। तो यही वाला हो जाएगा कि इससे 4 बार में हो जाएगा, तो हो जाएगा 8 कैलोरी पर केल्विन। अगर ऐसा में करना रहेगा तो कैलोरी को कितना 1.2 जूल इतना पर केल्विन। समझ में आ रहा है कि जिसमें भी देगा कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये समझ में आया ना क्या बताना चाहें इसमें कि पर मोल देगा तो मोल निकाल के मल्टीप्लाई करना है, पर ग्राम देगा तो मास को ग्राम अलग करने का समझ में आया। अब दे रहा है कि फाइंड चेंज इन एंट्रोपी ऑफ 36 ग्राम वाटर फॉर फॉलोइंग कन्वर्जन। वाटर जो है 3 डिग्री सेल्सियस पर है, 1 एटीएम पर है। जो कहा जा रहा है वाटर वेपर में जा रहा है, ठीक है, जो 100 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम पर है। ओके, तो यहाँ पर फेज कन्वर्जन भी हुआ और टेम्परेचर भी चेंज हुआ। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे जी? तो पहले वाटर जो था ना 3 डिग्री सेल्सियस पर, इसको हम लोग कहाँ पर ले जाएंगे? वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसके बाद फिर उसको किस में ले जाएंगे? वेपर में। कितना? 100 डिग्री सेल्सियस। समझा रहा? तो डेल्टा एस कितना हो जाएगा? तो पहले तो इसमें फेज चेंज नहीं होगा, तो एम एस ln T2/T1 होगा। तो एम दिया है कितना? 36। ध्यान देना 36 ग्राम, और यहाँ पर एस पुट करेंगे तो एस होता 1 कैलोरी पर ग्राम। तो ये समझ में आया कि ये कैलोरी में रह जाएगा, ग्राम से ग्राम करके 36 ग्राम है कैलोरी पर ग्राम, ये कैलोरी में आ गया। ln T2/T1 तो 100/3 कर दोगे केल्विन में, तो ये कितना हो जाएगा? 373.15 है जैसे। ये कितना हो जाएगा? अच्छा रुको ना, यहाँ पर कितना ई पहले लिखो ना, तो ये कितना होगा? 276 कितना हुआ ना? इस समझ में आ रहा है कि कैलोरी में आया है। चलो वहां पर बताओ तो क्या होगा? प्लस ये वाटर से जा रहा है वेपर, तो वेपर में जा रहा है तो फेज कन्वर्जन हो गया। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई टी होगा। तो डेल्टा एच कितना होता है? इसका डेल्टा एच निकालना है, तो कैसे करोगे? तो इसका हाँ वो याद है कितना होता है? 540 कैलोरी पर ग्राम। बोलो यार, तो 540 कैलोरी पर ग्राम, 1 ग्राम का उतना होता है। यहाँ पर कितना दिया हुआ? 36 ग्राम। तो ये समझना है कि 36 इंटू 540, ये भी कैलोरी में जाएगा बाई कितना हो जाएगा? टी। तो टी का वैल्यू 100 बोले तो 373। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये पूरा किसमें आएगा? कैलोरी पर केल्विन। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब इसी को कर लीजिएगा। तो 36 इंटू ये वाला डाटा अगर कैलकुलेट होता तो हो जाता, लेकिन चूंकि लेंदी होगा तो डाटा दे देगा 0.3, ठीक है। प्लस इसको भी कैलकुलेट करते हुए आसानी के लिए डाटा दे दिया गया 36 इंटू 54/373। कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 0.52 और मल्टीप्लाई होगा कितना हो जाएगा? 5.2। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इतना कैलोरी पर केल्विन यही कर लीजिएगा। तो ये हो गया कितना? 108। तो हो गया कितना? 10.8। 10.8 11.16 कैलोरी पर केल्विन। अगर जूल में करना लगा तो कर लीजिए। चलिए अब दे रहा है कि बताना है आपको एंट्रोपी डिक्रीज किसमें हुआ है। बस ऐसे ही दे दिया ना
क्रिस्टलाइजेस इनटू ए सॉलिड, तो लिक्विड सॉलिड में जा रहा है, क्रिस्टलाइज हो रहा है, तो एंट्रोपी घटेगा कि नहीं घटेगा? फिर बोला टेम्परेचर ऑफ ए क्रिस्टलाइन सॉलिड इज रेज्ड फ्रॉम 0 केल्विन टू 115 केल्विन, तो सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो हर हालत में क्या होगा? एंट्रोपी बढ़ेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? गैस में जी सॉरी बढ़ेगा, वहाँ घटने का बात कर रहे हैं। तो गैस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई जरूरी नहीं है कि उसका एंट्रोपी है जो कि बढ़िया जाएगा, तो हो सकता है वॉल्यूम घट रहा होगा, तो डिपेंड करेगा, लेकिन सॉलिड में तो वॉल्यूम का कोई कंसेप्ट नहीं है, तो उसका डायरेक्ट है ना पता चला। ऐसे भी हो सकता है कि सॉलिड लिक्विड में MS ln T2/T1, तो फाइनल टेम्परेचर ज़्यादा है तो लॉग के बगल में 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब पॉजिटिव होगा। चलो इसको देखो, सॉलिड है और उधर गैस में चला गया तो क्या होगा? बढ़ गया, इसका मतलब ये भी नहीं, हम लोग को घटने वाला निकालना होगा। फिर क्या ये बोल रहा है H2 गैस से 2H में, तो यहाँ 1 मोल था वहाँ 2 मोल लग गया, इसका मतलब तो इसमें ये बढ़ गया। फिर बोल रहा आइस किसमें गया? वाटर। इसमें थोड़ा सा समझिएगा कि नॉर्मल क्या दिखता है कि सॉलिड गया है किसमें? लिक्विड में, तो बढ़ना चाहिए एंट्रोपी। बोलो यार, समझना फिर से, सॉलिड गया है लिक्विड में, एंट्रोपी बढ़ना चाहिए, ठीक है। लेकिन जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो क्या लगाएगा कि आइस से वाटर में जाता है तो क्या होता है? वॉल्यूम घटता है कि बढ़ता है? घटता है ना जी। आइस एक एक्सेप्शनल केस है, समझना, यहाँ पर 2 बार ट्विस्टिंग है। शुरू में बच्चा क्या सोचेगा कि जो कोई दिमाग नहीं लगाएगा वो क्या सोचेगा कि आइस से वाटर में गया तो सॉलिड से लिक्विड में गया तो एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। ये नॉर्मल बच्चा दिमाग लगाएगा। जो अच्छा बच्चा रहेगा वो क्या दिमाग लगाएगा कि आइस से गया है वाटर में तो सॉलिड से गया किसमें? लिक्विड में, तो क्या होगा? इस केस में सॉलिड से लिक्विड में जाता है तो वॉल्यूम बढ़ता है हमेशा, आइस वाले केस को छोड़ के। तो यहाँ से यहाँ पर गया तो वॉल्यूम घटा, तो बच्चा क्या सोचेगा कि एंट्रोपी घटा। कि ज्यादा अच्छा बच्चा ये सोचेगा ना कि एंट्रोपी क्या हुआ? घटा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसको ओरिजिनली में कैसे सोचना है ये समझो। तो आइस है और ये क्या है? वाटर है। तो यहाँ से यहाँ तक कब जाएगा? जब आप हीट दीजिएगा। समझ आ रहा है? तो जब हीट दिया जाता है तो इसका एंट्रोपी क्या होता है? बढ़ता है। समझ में आया क्या बोले? केवल आइस वाला में ही लोचा है, बाकी कोई सॉलिड रहेगा और लिक्विड में जाएगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। हीट से भी सोचोगे तो हीट दिया तो वॉल्यूम बढ़ा, तो दोनों केस ये है ना, सपोर्ट कर रहा है कि एंट्रोपी बढ़ जाएगा। हीट वाला भी सपोर्ट कर रहा है, वॉल्यूम वाला भी सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि वॉल्यूम क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो ये बताता है कि एंट्रोपी घटना चाहिए, और क्यू चूंकि पॉजिटिव है तो ये क्या बताता है कि एंट्रोपी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बोलो यार, तो इस दोनों में ये वाला टॉपिक पता है। तो इसका मतलब इस केस में एंट्रोपी क्या हुआ? बढ़ा। जो नॉर्मल बच्चा सोच रहा होगा बिना सोच ले उसका सही हो जाए, नहीं बात सकते। हम बस ये बताना चाह रहे थे कि आइस वाटर वाला में थोड़ा सा सतर्क बनेगा। अगर पूछेगा कि वॉल्यूम बढ़ा कि घटा, तो हम लोग क्या बोले कि वॉल्यूम घट गया वाटर के केस में। बाकी सब जगह पर क्या होता है? लिक्विड जाने पर वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन इसमें वॉल्यूम घट गए तो आपको क्या फीलिंग आएगा? आपको फीलिंग आएगा कि एंट्रोपी बढ़ गए। लेकिन जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो क्या सोचेगा कि वॉल्यूम घट गया। बोलो यार, इस केस में तो इस केस में वॉल्यूम घट गया तो समझ आ रहा है ना? वो सोचेगा क्या कि एंट्रोपी घट गया, जबकि यहाँ हीट वाला लोग होता है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको देखिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ CO ऑन लेयर सरफेस। ये एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है कि सरफेस पर जो गैस है उसको सोखेगा। तो इसका मतलब समझे कि फ्रीनेस से सोख लिया ना जी, तो कंपैक्ट की तरफ ना गया, तो इसमें एंट्रोपी घटेगा कि बढ़ेगा? बोलो यार, इसमें एंट्रोपी घटेगा। आपको घटने वाला ही निकालना, ठीक है। चलिए, डिसोल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर
से डायमंड, तो इसमें समझिएगा जी ये भी क्या है, सॉलिड, ये भी क्या है, सॉलिड। जब एक ही फॉर्मेट दूसरे माने एक ही चीज एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में जाता है ना, तो हम लोग कंपैक्टनेस को देखते हैं। तो इस दोनों में ज्यादा कंपैक्ट कौन है, डायमंड। एंट्रोपी घटेगा कि बढ़ेगा, कोई दिक्कत लग रहा है। इवेपोरेशन, तो इवेपोरेशन बोलेगा ना तो वाटर तुमको दिखना चाहिए सरफेस से उड़ता हुआ दिखना चाहिए। तो ये समझ में आ रहा है कि इसमें लिक्विड किसमें जा रहा है, गैस में। तो क्या होगा, बढ़ेगा एंट्रोपी घटेगा, बढ़ेगा। हम लोग को निकाला है कि घटने वाला थी, नहीं होगा। फिर क्या बोल रहे हैं, देखो क्या रिमेनिंग लिक्विड ड्यूरिंग इवेपोरेशन, माने अब जो बचल का लिक्विड है केवल उसको देखना है। इवेपोरेशन का मतलब हुआ कि वेपर और लिक्विड दोनों को देखना था, तो कन्वर्ट हो रहा है तो बढ़ रहा था एंट्रोपी। और इसमें क्या है कि केवल लिक्विड को देखना है। तो इवेपोरेशन जब होता है तो ये वाला जो लिक्विड होता है वो ठंडा ना होता है, टेम्परेचर गिरता है, इसका मतलब एंट्रोपी घटेगा कि बढ़ेगा, घटेगा। तो ये एग्जांपल जानबूझ के कराया गया ताकि दिमाग कुछ समझ आ रहा है। चलो अब इसको देखो, तो इसको तो तुमको याद रखना है, दिमाग में लगाना है, ठीक है। कि आयरन का जब रस्टिंग होता है ना तो एंट्रोपी घटता है, सिस्टम का बोल रहे हैं, सराउंडिंग का बढ़ता है, नेट बढ़ता है वो अलग चीज है, वो आगे पता चलेगा। आप भी बस इतना खाली याद रखना है कि रस्टिंग ऑफ आयरन में आयरन और O2 का मिला करके जो एंट्रोपी होता है ना वो घट जाता है। जैसे कि आयरन हो गया O2 वही दोनों मिल करके Fe2O3 है वो बनेगा ना मिल जाकर है, तो क्या होता है कि नेट एंट्रोपी घट जाता है सिस्टम का, बाकी सराउंडिंग का बढ़ जाता है, ओवरऑल भी बढ़ता है। वो आगे एक्सप्लेनेशन दिया जाता है कि रस्टिंग जो है नेचुरल प्रोसेस ना है, तो कोई भी नेचुरल प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल में डेल्टा इज टोटल ग्रेटर देन 0 होता है, वो सब बोला जाता है। लेकिन हम लोग ये समझ में आ रहा है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, सिस्टम के बारे में। बोलो यार, वो तो कोई प्रोसेस ऐसे होगा तो एंट्रोपी या तो 0 होगा या फिर क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। टोटल का बात करेंगे तो, लेकिन ऐसे जब पूछता है इसका मतलब वो टोटल का बात नहीं कर रहा, वो सिस्टम का बात कर रहा है। बोलो यार, तो ये याद रखिएगा खाली, आप समझ आ रहा है कि नहीं, कि एक भ्रम क्रिएट होगा आपको कि रस्टिंग खुद ब खुद हो रहा है तो सिस्टम का भी एंट्रोपी ग्रेटर देन 0 होगा, ऐसा नहीं समझ घट जाता है, ठीक है। फिर एक और होता है रॉ एग और बॉइल्ड एग। तो एक तो आप ऐसे भी पकड़ ले सकते हैं कि हीट दिए तो क्या हो गया, बॉइल्ड एग में दिया एंट्रोपी बढ़ना चाहिए। एक क्या होता है ना कि मतलब बायोलॉजिकल व्यू से बोला जाता है कि रॉ एग में जो प्रोटीन होता है ना एल्बुमिन, उसमें क्या होता है ना कि लेयर चढ़ा हुआ होता है, सोलेनोइडल टाइप का हेलिकल टाइप का स्ट्रक्चर का जो कंपैक्ट होता है, एक लेयर में 2-3 लेयर चढ़ा हुआ होता है, माने कंपैक्टनेस होता है। और जैसे हीट होता है ना बॉइल्ड में आता है ना तो लीनियर स्ट्रक्चर का आता है। तो ये हुआ क्या कि एकदम रस्सी है, ठीक है, और उसको क्या किया कि एकदम फोल्ड कर करके टाइट कर दिया पूरा। एक क्या है कि खोल दिया, तो जब खुल गया तो क्या होगा कि एंट्रोपी ज्यादा बढ़ जाएगा, तो पहले पूरा कंपैक्ट था। बोलो यार, तो इसमें सोलेनोइडल से लीनियर में जाता है, इस कारण से इसका एंट्रोपी बढ़ जाता है। आपको रखते रहना है कि बॉइल्ड एयर वाला ज्यादा होता है, लगेगा कि लिक्विड से सॉलिड में जा रहा है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि एंट्रोपी बढ़ जाता है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, इसमें देखिएगा एक और एग्जाम्पल है स्ट्रेचिंग ऑफ रबर। आपको लगेगा कि रबर को खींच देंगे तो मतलब ज्यादा हो जाएगा तो लगेगा कि एंट्रोपी बढ़ गया, जबकि इसमें भी एंट्रोपी घट जाता है। तो उसमें कहानी क्या होता है ना कि जनरल जो रबर होता है पॉलीमर का बना हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है ना कि उसका स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है। अगर खींच दीजिएगा तो ऐसे हो जाएगा, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ सोलेनोइडल से लीनियर में गया था तो बढ़ा था, उसका रीजन क्या था ना कि सोलेनोइडल का जो था 2-3-4 लेयर में रहता है, कंपैक्ट हो रहा था, समझ आ रहा है कि नहीं। और लीनियर कर दिए तो फ्री हो गया, और यहाँ पर क्या होता है कि यही वाला फ्री था, मतलब मैंने ऐसे रखा है, नहीं समझ में आ रहा है, इसमें कंपैक्टनेस नहीं है, फ्रीनेस था। जब खींचिएगा ना तो सब ऐसे तो सरिया गए। तो ये समझ में आया कि इस दोनों में अंतर है,
सोलेनोइड कंपैक्ट था, 2-4-5 लेयर चढ़ा हुआ था पूरा, और उसके बाद में फ्री होता है, मैंने खुद से खुल जाता है, ऐसे समझ। और यहाँ पर क्या है कि ये खुला हुआ ही है, ऐसे जैसे तैसे ऐसे बने हैं, समझ रहा है। और खींच दिए तब एक तरह समझो कि ऐसे करके बांध दिए हो, तो क्या हुआ कि इसमें क्या हो गया कि और ज्यादा एक स्ट्रिक्टनेस आ गया, तो इसमें एंट्रोपी घट जाता है। देखो हम क्या होता है, तुमको ये तीनों क्यों रखवाया जा रहा है कि तुम जो सोचोगे वो उल्टा होगा। जिससे रस्टिंग में पायलट में आदमी सोचता है खुद ब खुद हो रहा है कि रिवर्सिबल है तो बढ़ जाएगा, समझा रहा है कि नहीं, जबकि उसमें क्या होता है कि घट जाता है। उसी ढंग से क्या है कि ये लिक्विड से सॉलिड में लगता है कि घट जाएगा, लेकिन बढ़ जाता है, रीजन बता दिया गया। और रबर वाला भी खींचता है, लोगों को लगता है कि एंट्रोपी बढ़ जाएगा जबकि घट जाता है। तो ये 3 केस जो जनरली आदमी सोचता है ना उसका उल्टा हो जाता है। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये याद रखना, और आइस वाला में ध्यान रखना कि ज़्यादा नहीं सोचेगा सही हो जाएगा, ज़्यादा सोचेगा तो ठीक हो जाएगा। बोल रहे अब चूंकि बोर्ड खाली इसलिए हम इसको बता देते हैं, कभी ना कहीं बताना है। देखो 2 टाइप का प्रॉपर्टी पढ़ना होता है, एक प्रॉपर्टी पढ़ना होता है जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, एक होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों में अंतर क्या है? एक्सटेंसिव वाला क्या है कि क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, और इंटेंसिव वाला क्या है कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। समझ रहे हैं? इसको अगर पता करना है कि कौन इंटेंसिव है कौन एक्सटेंसिव है, तो कुछ तो आदमी याद भी रखता है। ऐसा क्या होता है ना कि सपोज करो गैस के लिए तुमको पता करना है, ठीक है, तो गैस का एक कंटेनर, ठीक है, एक एनसीईआरटी में बताता है ना कि एक कंटेनर लीजिए, आप आधा है, और फिर आधा को हटा करके उसको देखिए, ठीक है, तो आप जो बदलेगा आधा होने पर समझ जाएगा वो एक्सटेंसिव पे डिपेंड कर रहा था, और जो नहीं बदलेगा तो इंटेंसिव है। ऐसे करके हम उससे अच्छा मेथड बता रहे हैं आपको। क्या करना है आपको कि कोई गैस है, समझे, तो उसमें क्या करिए ना कि एक हाथ डाल करके कुछ क्वांटिटी निकाल लीजिए, एक हाथ डाल करके कुछ क्वांटिटी निकाल लीजिए, और जो अब आपके हाथ में है फिर क्या करिए कि दोनों हाथ डाल करके निकाल लीजिए। एक बार एक हाथ डाल के निकाले और एक बार दोनों हाथ डाल के निकाले, समझ आ रहा है कि नहीं? तो क्वांटिटी तो इसमें ज़्यादा हो गया दोनों हाथ वाला में। अब आप सोचिए कि दोनों में क्या अंतर, जो अंतर हुआ वो क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा तो एक्सटेंसिव हो जाएगा, दोनों में जो अंतर नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, इंटेंसिव हो जाएगा। तो दोनों का टेम्परेचर सेम होगा कि नहीं होगा? सेम होगा, सेम। इसका मतलब टेम्परेचर क्या हो गया, इंटेंसिव हो गया। प्रेशर तो उठा करके लाया कि जितना प्रेशर वहाँ था अभी भी उसको उतना ही जोर में रखा हुआ, मैंने उठा के खाली ला दिया इसे, उसका वॉल्यूम बढ़ा नहीं दिए, मैंने जितना निकाले वो है मतलब, तो उसमें क्या होगा कि प्रेशर भी नहीं बदलेगा, समझ रहा है? डेंसिटी भी दोनों गैस का नहीं बदलेगा। तो ठीक उसी ढंग से किया जाता है। अब क्या होगा कि तुम निकाल कर लाए तो एक में कम मास होगा, एक में ज्यादा मास होगा, एक में कम मोल होगा ज्यादा मोल, बोलो यार, एक में कम वॉल्यूम होगा एक में ज्यादा वॉल्यूम होगा, बोलो, तो समझ में आ रहा है। और बाकी फॉर्मूलास भी देख सकते हैं। इंटरनल एनर्जी थे एनसीवीटी होता था, एन पर डिपेंड ना कर गया, तो वैसे ही हीट कैपेसिटी तो एमएस या एनसी तो डिपेंड कर गया ना मास पर, वैसे ही करके डेल्टा जी का वैल्यू तो आप आगे पढ़ते हैं एनएफी माइनस एनएफी डेल्टा एस, ये भी पढ़ते हैं एनसीवी डेल्टा टी, बोलो यार, डेल्टा एस तो इसमें भी पढ़ते हैं ना एमएस समथिंग, बोलो जी, डेल्टा यू तो एनसीवी डेल्टा टी, तो जो भी एन पर मास पर इस पर डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव हो जाएगा, और जो एन पर मास पर डिपेंड नहीं करेगा, क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंटेंसिव हो जाएगा। जैसे कि लोहा है तो कम रहे चाहे ज्यादा रहे, मेल्टिंग पॉइंट वही होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट वही होगा, तो ये समझ में आ रहा है। पानी कम लीजिए चाहे ज्यादा लीजिए, सरफेस टेंशन उतना ही होता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल जो भी होता है ना वो इंटेंसिव हो जाता है। प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल स्पेसिफिक हीट, कंडक्टिविटी, रेसिस्टिविटी, बोलो यार, रेसिस्टेंस नहीं, रेसिस्टेंस में रो रियल बाई ए होता है, एरिया लेंथ पर डिपेंड, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी ये कम हो चाहे ज्यादा लो तो नहीं रहता। तो टारगेट मैच बहुत ज्यादा बताने का जरूरत नहीं है, आपको पता चल रहा होगा कि कौन बड़ा जो कि
क्वांटिटी पर डिपेंड करेगा, फॉर्मूला क्वांटिटी पर नहीं डिपेंड करेगा। तो वही एग्जांपल दे दिया, ठीक है। ये तो समझ आ गया ना, डेल्टा जी डेल्टा एच, ये सब का कुछ भी बात करेगा तो फॉर्मूला सोचना तो फिर दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और ये समझिएगा थोड़ा सा, वॉल्यूम एक्सटेंसिव ज्यादा कर लो, ज्यादा वॉल्यूम, लेकिन आपको बोलती है मोलर वॉल्यूम, तो आप एक के मोल का बताना, तो वहां 50 मोल रख ले रहे चाहे 100 मोल रख ले, हमको एक ही मोल का बताना, तो वॉल्यूम फिक्स ना होता है। ये समझ रहे हो, मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, तो हीट कैपेसिटी होता है एनसी, मोलर हीट कैपेसिटी मैंने एन का वैल्यू 1 कर दिया तो सी ना हो गया, तो सी तो हो गया मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया। तो मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी एनसीवीटी पर यूनिट मोल, तो एन से एन कट गया, एनसीवीटी बाय एन, तो एन से एन कट गया तो सीवीटी, बोलो यार। तो सीवी जो है, सीवी ये भी क्या है, इंटेंसिव है। सीवी तुम ज्यादा लो चाहे कम लो, पर मोल के हिसाब से देखोगे तो फिक्स है, पर मोल के हिसाब से। तो आपको समझ में आ रहा है। वैसे ही डेल्टा जी का भी वैल्यू माइनस एन एफ ई, तो एन से एन कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस सब में इसलिए ध्यान दिलवाया जाता है कि वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी, इंटरनल एनर्जी, ये सब जो होता है वो एक्सटेंसिव होता है, लेकिन पर मोल, पर मास, यूनिट मास लगा देता है तो कुछ कुछ बन जाता है इंटेंसिव में, बोलो यार। ऐसा नहीं है कि पर मोल कोई भी चीज का लगा देगा तो वो इंटेंसिव बन जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं, लेकिन ये सब चीज पता चल रहा है। अब बाकी ऐसे ही बोला गया है कि कभी पूछ ले कि इंटेंसिव है कि एक्सटेंसिव, तो उसका फॉर्मूला को देख करके सोच सकते हैं। अच्छा एक चीज समझ में जी, मोलर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बटा मोल, तो ये लगेगा कि मोल पर डिपेंड कर रही है, लेकिन मोल पर डिपेंड नहीं करता है, मोल से मोल कट जाता है, तो समझ में आ रहा है। ये चीज ध्यान दीजिएगा कि इंटेंसिव प्लस माइनस एक्सटेंसिव, तो ये मटेरियल के क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये नहीं डिपेंड कर रहा है, दोनों को जोड़ घटाव करेगा तो क्वांटिटी पर डिपेंड करबे ना करेगा, समझ रहे हो। ये मटेरियल पर नहीं डिपेंड कर रहा है, क्वांटिटी पर, ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो दोनों मिल करके भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, ये क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल भी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। अब यहाँ समझिए, ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, ये क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज जो क्वांटिटी पर डिपेंड करवा रहा होगा वो कट जाएगा तो इंटेंसिव हो जाएगा, और अगर जो नहीं कट पाएगा तो एक्सटेंसिव होगा, तो इसमें आप गारंटी ले नहीं सकते। इंटेंसिव जब भी मिलेगा तो गारंटी दे सकते हैं कि इंटेंसिव होगा, एक्सटेंसिव इंटेंसिव मिलेगा तो प्लस माइनस रहेगा तो एक्सटेंसिव हो जाएगा, लेकिन डिवीजन वाला रहेगा या मल्टीप्लिकेशन वाला रहेगा तब आप श्योर नहीं। इसका एग्जांपल देखेंगे, यही सब मोलर वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय मोल, तो वॉल्यूम भी एक्सटेंसिव है, मोल भी एक्सटेंसिव है, लेकिन रेशियो क्या हो जाता है, इंटेंसिव हो जाता है, लेकिन 100% तुम श्योर नहीं हो कि हर जगह ये होगी, तो ये सब चीज में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मोलर वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, ये तो पता चल रहा होगा कि फॉर्मूला में n से डिवाइड करोगे तो और n जो होगा वो कट करके खत्म हो जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ओके, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हम लोग सिस्टम के एंट्रोपी चेंज के बारे में देखे, ठीक है। तो सराउंडिंग का एंट्रोपी चेंज जो है ना वो फिजिक्स में नहीं पढ़ना, ठीक है, फिजिक्स में केवल सिस्टम के एंट्रोपी चेंज के बारे में पढ़ना है, और यहीं पर क्या कहते हैं थर्मोडायनामिक्स चैप्टर जो कि खत्म हो जाता है। लेकिन हमको क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री वाला थर्मोडायनामिक्स को पार्ट को पढ़ाना, इसलिए हम सराउंडिंग वाला भी पढ़ाएंगे, और इसके बाद मेन रूप से ये वाला है जो कि थोड़ा थोड़ा मान सकते हो कि फिजिक्स में भी काम आ जाएगा, इसके बाद जो भी पढ़ाया जाएगा वो मेन रूप से केमिस्ट्री में काम आएगा, ठीक है। तो डीएस सराउंडिंग कैसे डिफाइन होगा, तो डीक्यू सराउंडिंग रिवर्सिबल प्रोसेस में बाई टी सराउंडिंग। शुरू से एक बात का चर्चा कर रहे हैं जी कि हम लोग केवल और केवल सराउंडिंग केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे डीएस का, ठीक है। इरिवर्सिबल में क्या होगा वो फिजिक्स में नहीं पढ़ना, तो वो हम थोड़ा सा आगे बताएंगे और फिर आगे पूरा विस्तार
से इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ना है। एक बात और बता रहा हूं, फिजिक्स में इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं पढ़ना, तो न्यूमेरिकल भी नहीं पढ़ना, लेकिन केमिस्ट्री में पढ़ना इसलिए क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस को हम रोक करके रखें, इसके बाद से पूरा इरिवर्सिबल प्रोसेस चलेगा, ठीक है। तो हम लोग अभी तत्काल रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में ही पढ़ रहे थे। बोलो यार, चाहे वो वर्क हो, चाहे वो क्यू हो, चाहे वो एंट्रोपी चेंज हो, समझ आ रहा है। इरिवर्सिबल होगा तो उसको हम लोग केमिस्ट्री वाला में देखेंगे। तो डीएस सराउंडिंग का कैसे डिफाइन होगा, तो डीक्यू सराउंडिंग का रिवर्सिबल प्रोसेस में बाय टी सराउंडिंग का। सिस्टम का डिफाइन हुआ था डीक्यू सिस्टम का रिवर्सिबल प्रोसेस में बाय टी सिस्टम का। अगर वेरी करेगा तो इंटीग्रेट होकर के बनेगा, ये आपको पता है, ठीक है। तो इसी से ये वाला आ जाएगा, सराउंडिंग का टेंपरेचर जनरली कांस्टेंट माना जाएगा। अरे बोलो यार, जनरली कांस्टेंट रहेगा इस सराउंडिंग का टेंपरेचर, सिस्टम बड़ा ज्यादा बदलता है, सराउंडिंग वाला तो कांस्टेंट नहीं रहता है। अगर रेयर केस में सराउंडिंग वाला भी टेंपरेचर बदलेगा तो इंटीग्रेशन होगा, ऐसे बदलेगा है। तो आपको यहां से यहां नहीं आना, डायरेक्ट रट जाना क्या कि डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होता है, तो माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग होता है। यही से है। अरे डी क्यू सराउंडिंग क्या होगा, तो सिस्टम का जो भी होगा उसका उल्टा ना होगा, ये देगा तू लेगा, ये लेगा तू देगा। इससे क्या रहा है कि इसी को ये वाला करके लिखा गया, माइनस करके लिखा गया, तो आपको उतना दिमाग में लगाना है, इसको रट जाना कि डेल्टा एस सराउंडिंग अगर कभी निकालने की जरूरत पड़ा तो फिजिक्स में जैसे नहीं करता, केमिस्ट्री में आगे जरूरत पड़ेगा। इसलिए अब इसमें क्या है ना कि थोड़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री मिला है, और फिर इसके बाद पूरा केमिस्ट्री चलने लगेगा। तो डेल्टा एस सराउंडिंग कितना होगा, तो माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम बाय टी सराउंडिंग, ये रखेगा। और ये बोलने का जरूरत नहीं कि रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम लोग पढ़ ही रहे थे रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल का चर्चा नहीं किए हैं। एक जगह पर खाली वो एडियाबेटिक वाला में था ना, वो समझाना नहीं था, हमको सीधे रटवा देना था, इसलिए समझा ना। उसको भी लेवल 2 में समझाया जाता है कि एडियाबेटिक इरिवर्सिबल में, एडियाबेटिक रिवर्सिबल में, फ्री एक्सटेंशन में क्यों उतना आता है, लेकिन फर्स्ट लेवल में खाली उसको याद कर लेना, जो बताया था। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक बॉल है जिसका मास 10 kg है, उसका टेम्परेचर 600 केल्विन है, उसको क्या किया गया है कि रिवर में डाल दिया गया। रिवर का टेम्परेचर कितना है, 300 केल्विन है। तो कह रहा है कि अगर स्पेसिफिक हीट बॉल का 0.8 कैलोरी पर ग्राम है, तो आप बताइए कि डेल्टा एस सिस्टम, डेल्टा एस सराउंडिंग का डेल्टा एस टोटल कितना होगा। जहां डेल्टा एस सिस्टम बोला है, इसका मतलब डेल्टा एस बॉल के बारे में बोला, सराउंडिंग का मतलब कौन हो गया, रिवर। समझा रहे, बॉल को छोड़ करके सब हो गया। तो पिछले पहले ही हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो कैसे कैलकुलेट होगा, क्यों, तो एमएस एलएन T2 बाई T1 से होगा। हाँ वही वाला क्यू रिवर्सिबल बाई टी होता है ना, तो जब टेम्परेचर वेरी करेगा इंटीग्रेट होकर के रिजल्ट आता है, तो ये किसके बराबर होगा, तो बॉल का मास कितना दिया होगा। ये समझ में आ रहा है ना कि सॉलिड लिक्विड में यही वाला काम करता है, गैस वाला तो को फॉर्मूला बताया था। तो कितना हो जाएगा, m का वैल्यू हो जाएगा 10 kg, तो इसको ग्राम में कर दोगे कितना हो जाएगा, तो क्या हमको कैलोरी पर ग्राम में यूज करना, ये ग्राम में हो गया। और इसको करोगे s को तो 0.8, ये किसमें आ चुका है, कैलोरी में। अगर ऐसा यूनिट में करना रहेगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई करोगे, और यहाँ क्या हो जाएगा ln T2 बाई T1। तो रिवर में तुम रख दोगे तो फाइनल टेम्परेचर जो होगा बॉल का वो रिवर के बराबर हो जाएगा, घटते 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 एक वही क्या नहीं घटता, लेकिन धीरे धीरे घटेगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, फाइनल 300 बाई 600 इनिशियल, यही ना होगा। तो इसी को कोई भी जो कि डील कर लेगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा देख सकते हो, ये 2 0 गया तो ये भी खत्म हो जाएगा, तो हो जाएगा 16 इतना कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ln 1 बाई 2, तो 2 का पावर -1, तो माइनस आगे आएगा ln 2, तो 0.693 या 0.7, इसी को आप कर लीजिए, तो ये भी खत्म हो जाएगा इसको लेकर के। तो हो जाएगा 7 × 42 के 2 बाकी 4 7 21 4 25 के 5 बाकी 2 23 और 21 2 23 इतना, ये ना हो गया। और चूंकि ऐसा
कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब अगर डेल्टा एस, ये तो पहला हो गया, डेल्टा एस बॉल निकालना, सॉरी रिवर निकालना, डेल्टा एस रिवर, तो रिवर का तो एक बार में निकाला ही नहीं जा सकता, उसको समझ रहे होगा कि इसी ढंग से क्यू, क्यू जो होगा वो वाला हमको सहारा लेना पड़ेगा किसका, सिस्टम का, तो माइनस डेल्टा क्यू सिस्टम, डेल्टा क्यू कितना हो गया, तो एम एस डेल्टा टी, इस समझ आ रहा है ना, तो एम कितना हो गया, तो इसको ग्राम में करने के लिए ना एस का वैल्यू 0.8 इंटू 4.2, ये आ गया ना जूल में, एम एस और डेल्टा टी, तो डेल्टा टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, तो इतना से इतना गया, यहाँ देखेंगे ना -300, कोई दिक्कत लग रहा है, माइनस पहले लगा दिए ये वाला, उसके बाद ये पूरा का पूरा क्यू जो होगा सिस्टम का, क्यू सिस्टम में डेल्टा क्यू सिस्टम बात देख के तो हो जाएगा एम एस, और चूंकि कैलोरी में आएगा तो 4.2 से मल्टीप्लाई करना, जूल में आ गया एम एस डेल्टा टी बाई क्या है टी, तो टी किसका, सराउंडिंग का, सराउंडिंग का कितना है 600, सराउंडिंग सराउंडिंग का कितना है 300, ओके, इसी को डील कर लीजिएगा यार, तो यहाँ से ये वाला तो कैंसिल हो गया, ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा देख लेना, 8 से 32 के 2 बाकी 3, 32 8 16 6 बाकी 1 8 32 33 इतना प्लस में हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 2 खत्म हो गया, तो ये इतना जो ऊपर के है ना, डेल्टा एस टोटल, तो इसी को जोड़ दीजिए, 33, अच्छा यहाँ पर माइनस छोटा हो, ये माइनस था, तो इतना -2350, डेल्टा एस टोटल कैसे निकलेगा, डेल्टा एस सिस्टम ऐसे है एक तरह से, प्लस ये वाला ना, ठीक है, तो सिस्टम वाला हो गया इतना, सराउंडिंग वाला हो गया इतना, तो इसी को कर दोगे तो देख लोगे कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगा, तो बाद में पढ़ना भी है कि डेल्टा एस टोटल पॉजिटिव आएगा, ये बता रहा है कि प्रोसेस खुद से हो रहा है, तो अब ये सी बात है कि बॉल को तुम डाल दिए रिवर में, तो उसका टेम्परेचर खुद ब खुद डाउन ना हुआ, ठीक, वो आगे पढ़ेंगे, उसको अभी चर्चा नहीं करना है, तो हमको इसमें बस यही समझाना था ना कि अगर डेल्टा एस सराउंडिंग पूछ देगा, जो फिजिक्स में पूछने का चांस कम है, केमिस्ट्री में नहीं पूछेगा, केमिस्ट्री और फिजिक्स में ना जी दो चीज जो है वो फिजिक्स में भी पढ़ना है, केमिस्ट्री में पढ़ना है, लेकिन केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है, एक सराउंडिंग के बारे में पढ़ना है एंट्रोपी चेन वाला में, और एक इरिवर्सिबल प्रोसेस को ज्यादा पढ़ना है, फिजिक्स में इरिवर्सिबल नहीं है, थोड़ा सा खाली डिफिनेशन जान में काम होगा, क्योंकि हमको दोनों को पढ़ाना है, इसलिए कहते चल, तो ये भी फिजिक्स के व्यू से नहीं पढ़ा है, लेकिन जानना तो है ही, तो बताया गया, तो ये वाला याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं, मतलब सराउंडिंग के बारे में डायरेक्ट नहीं बताया जा सकता, उसमें सिस्टम का सहारा लेना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, बोलो जी, अब इसको देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एंट्रोपी चेंज इज नॉट डिफाइंड फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एज ds irreversible इक्वल टू dq irreversible by t, वो था क्या है कि जब हम लोग पढ़ते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए, पहले तो नहीं भी कुछ बोला जा रहा था, तो रिवर्सिबल प्रोसेस चल रहा था, तो उसमें क्या डिफाइन किया जाता है कि ds का वैल्यू कितना होता था dq by t, जहां पर ये खुद सोचना आता है कि वो dq रिवर्सिबल वाला, तो ds भी रिवर्सिबल वाला निकलता है, तो बच्चा सोचता है ना कि ds का वैल्यू dq by t, तो ये रिवर्सिबल के लिए भी है और इरिवर्सिबल के लिए भी, ऐसा नहीं, ये ध्यान रखिएगा कि ds इरिवर्सिबल dq इरिवर्सिबल by t से डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है, इरिवर्सिबल के लिए आप ds वैसे नहीं कैलकुलेट कर पाइएगा, तो किया कैसे जाएगा, देखो बहुत नहीं समझना है इसको, हम खाली चर्चा कर दिए, ठीक है, उसको एकदम जो भी बोले ना उसको दिमाग से निकाल दीजिए, बस इतना याद रखना है कि ds इरिवर्सिबल dq इरिवर्सिबल by t से डिफाइन नहीं होता, क्यों नहीं होता, काहे नहीं होता, वो सबको साइड कर, ठीक है, वो आता है प्रोसेस में पॉलिटिक्स है, लेकिन उसको साइड कर दीजिए, उसको
दिए, खाली ये ध्यान रखना है कैसे डिफाइन नहीं होता है। तो अगर जो एक प्रोसेस मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर कोई इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, हमको एंट्रोपी चेंज निकालना, ठीक है, तो डिफाइन तो नहीं किया गया है, तो क्या किया जाता है ना कि एक स्टेट से दूसरा स्टेट पर हम इरिवर्सिबल प्रोसेस से गए ना, तो सिस्टम में कुछ चेंज हुआ होगा, तो आप ऐसा करिए ना कि सिस्टम में वही चेंज हो और कोई रिवर्सिबल प्रोसेस ढूंढ लीजिए। जैसे कि ऐसा समझना कि कोई चीज है जो कि एक प्रोसेस माने स्टेट 1 से स्टेट 2 गया तो हरा सलाद हो गया, इरिवर्सिबल प्रोसेस था, तो आप कोई रिवर्सिबल प्रोसेस ढूंढिए जिसमें वो फिर से हरा सलाद हो जाए। समझ आ रहा है क्या? तो उस रिवर्सिबल प्रोसेस में आप क्या करिए कि डेल्टा एस का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कि यहां से यहां तुम गए थे, इरिवर्सिबल प्रोसेस से गए, और इरिवर्सिबल प्रोसेस से जाने पर तुम किसी भी कीमत पर डेल्टा एस या डी एस का वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, तो तुम क्या करो कि उसी स्टेट चेंज के लिए कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो, तो इससे क्या हो जाएगा कि तुम इसमें डेल्टा एस कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाओगे, और तुमको पता है कि एस स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा एस पाथ पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा, तो यहां से यहां तुम इरिवर्सिबली जाओ चाहे रिवर्सिबली जाओ, डेल्टा एस का वैल्यू तो वही होगा, और तुम इसको निकाल नहीं सकते हो, तो हम क्या करेंगे इसको निकाल लेंगे, तो डेल्टा एस 1 से 2 के बीच में आ ना गया जी, तो इस प्रोसेस के लिए भी डेल्टा एस वही रहेगा। नहीं समझ आया? अब ओवरऑल अगर दिमाग नहीं काम करे तो इसको तुम रख जाओगे कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में अगर तुमको डीएस या डेल्टा एस कैलकुलेट करना है तो इरिवर्सिबल में तो निकलेगा नहीं, तो तुम क्या करना ना कि जो बोला है ना कि स्टेट 1 से स्टेट 2 कर दो, तो वही चीज को तुम रिवर्सिबली कर देना। अगर तुम रिवर्सिबली कर दोगे तो ये वाला लगा सकते हो, और जो ये हो रहेगा वही वाला ये रहेगा। ओवरऑल बात क्या है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए आप डायरेक्ट डीएस या डेल्टा एस कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं कि उसी काम के लिए रिवर्सिबल प्रोसेस के थ्रू डीएस या डेल्टा एस कैलकुलेट कर लेते हैं। अब चूंकि एस स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एस क्या होगा, पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हम रिवर्सिबली करें चाहे इरिवर्सिबली करें बात वही होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आपको समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? हम दिए माने हम ये बताए हैं क्यों, लेवल 1 में नहीं भी बताता तो काम चलता, लेकिन बताया इसलिए गया है कि एक बार जेईई में भी इसका यूज किया है। बताया इसलिए गया है कि मान लो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ दे कि डीएस इरिवर्सिबल किसके बराबर होगा, ऑप्शन में देगा डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी, बोलो यार डी क्यू कुछ और करके देगा, और उसके बाद देगा कि डीएस इरिवर्सिबल इज नॉट डिफाइंड। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड, बोलो जी। और अगर जो कैलकुलेट करने कहेगा कि कोई भी गैस है या कोई भी चीज है जो इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर पर गया इरिवर्सिबल, समझ आ रहा है कि नहीं? तो बताइए कि उसका एंट्रोपी चेंज क्या होगा, तो तुम रिवर्सिबल वाला लगाओ एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने, समझ आ रहा है? तो एक चीज ध्यान देना, ये वाला तुम यूज करना, पूछेगा भी नहीं इधर उधर, किसके लिए, सिस्टम के लिए। इसके अंदर में भी कहानी चलता है कि इरिवर्सिबली आप एक जगह से दूसरे जगह पर ले गए किसी सिस्टम को, तो जो चेंज हुआ तो सिस्टम तो छोटा ना है जी, तो उस प्रोसेस उस ढंग का चेंज तुम रिवर्सिबल से भी कर सकते हो, लेकिन सराउंडिंग बहुत बड़ा है, तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल से कुछ होगा सराउंडिंग में, उसको तुम रिवर्सिबल से नहीं कर सकते हो, तो सराउंडिंग का चर्चा किया भी नहीं जाता है, सिस्टम में किया। ठीक है, देखो इसमें बहुत सारा चीज हम बता दिए, लेकिन अगर 2 लाइन में बोलना है लेवल 1 के लिए, तो भाई डीएस इरिवर्सिबल का वैल्यू डी क्यू इरिवर्सिबल बाय टी नहीं होता। पहला चीज ये याद रखना। दूसरा, अगर किसी इरिवर्सिबल प्रोसेस से
मतलब आपको डेल्टा एस का वैल्यू कैलकुलेट करना रहेगा, तो उसी चेंज के लिए रिवर्जिबल से कैलकुलेट कर देंगे, समझ आ रहा है कि नहीं? अब वो बराबर हो जाएगा। क्यों? तो क्या है कि डेल्टा एस पाथ पर डिपेंड नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? बस ये अपने समझना है, क्योंकि नहीं पूछेगा ऐसा तो श्योर नहीं हो जाएंगे बारे में एक बार चर्चा किया है इस टाइप से, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि डेल्टा एस पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। तो एक स्टेप में जाए, चाहे 8 स्टेप में जाए, चाहे 12 स्टेप में जाए, यहाँ से यहाँ गया, रिवर्जिबली जाए, इरिवर्जिबली जाए, कहानी वही होगा, डेल्टा एस का वैल्यू सेम है, ये आप समझ लो, ठीक है? अब क्या है कि थोड़ा सा जो बात रह गया है थ्योरी में, वो हम इसलिए बोल दे रहे हैं ना कि ये नॉलेज रहेगा ना तो आप दूसरा से लीड करिएगा, ठीक है? स्टेप फंक्शन, पाथ फंक्शन पर शॉर्ट में बता दिया गया था, लेकिन कुछ चीज जो है ना वो जानबूझ करके नहीं बताया था कि अगर बता दिया जाता ना तो क्या होता कि आप पूरे जगह पर दिमाग लगाते रहते, दिमाग ठंडा करने के लिए बहुत सारी चीजें स्किप कर दिया गया है। तो लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि वीडियो बन रहा है तो एक बार होना चाहिए ना कि जो भी देखे थे कि नहीं पूरा बता दिया, ठीक है? तो स्टेट फंक्शन है जो पॉइंट फंक्शन भी कहलाता है, समझ आ रहा है कि नहीं? या स्टेट फंक्शन और पॉइंट फंक्शन जो है वो केवल और केवल करेक्ट सिचुएशन पर डिपेंड करता है, कैसे वो सिचुएशन आया उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है? जैसे कि किसी बॉडी का एंट्रोपी कितना है अभी, तो इस अरेंजमेंट को अचीव किया गया किस प्रोसेस से उससे बहस नहीं। एंट्रोपी अभी इतना है, समझ आ रहा है कि नहीं? इस सिचुएशन में तो किसी भी प्रोसेस से अगर इस सिचुएशन में आता तो इसका एंट्रोपी इतनी है, तो आप समझ रहे हो? ध्यान दीजिएगा कुछ चीज जो पहले हम कुछ बोले थे इसलिए बोला गया था ताकि दिमाग हल्का रहे। अब क्या है कि अगर थ्योरेटिकल पूछेगा तो आपको एकदम एग्जैक्ट 100% ना सही बताना पड़ेगा। न्यूमेरिकल है तो तुम ऐसा नहीं भी सोचोगे तो काम चल जाएगा, तो थ्योरी में अगर कोई पूछ देगा या एग्जाम में ही पूछ देगा तो गलती नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर x स्टेट फंक्शन, कोई भी चीज स्टेट फंक्शन है, तो डेल्टा x पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। x स्टेट फंक्शन तो डेल्टा x पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और कोई भी चीज जो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो वो वाला चीज जो है वो साइक्लिक प्रोसेस में जीरो है। तो साइक्लिक प्रोसेस का मतलब वो इनिशियल और फाइनल सेम। तो अगर पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो वो ऐसे आया है चाहे नहीं हुआ है, बात कितने हो गई है? नहीं भी समझ में आया सीधा जाना कि अगर x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x जो है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, और इसी कारण से क्या होगा कि डेल्टा x साइक्लिक क्या होगा, जीरो ही तो रखा हुआ रहना चाहिए। अच्छा, अब इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा, अगर x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x स्टेट फंक्शन नहीं बनता। अब तो थोड़ा सा अजीब भी लगेगा, u स्टेट फंक्शन है लेकिन डेल्टा u स्टेट फंक्शन नहीं, जबकि हम पहले तुमको बताते रहे हैं कि डेल्टा u, डेल्टा h, डेल्टा s सब क्या है, स्टेट फंक्शन है। तो न्यूमेरिकली काम चल जाता है, समझा रहा है कि नहीं? थ्योरेटिकली अगर पूछेगा तो काम नहीं चलेगा। u स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा u पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात सही है, मगर डेल्टा u स्टेट फंक्शन है नहीं बोल सकते। अगर तुमको बोलना है कि डेल्टा u स्टेट फंक्शन है तो तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि डेल्टा u में चेंज जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। इसीलिए शुरू में नहीं बोला जाता है ना, ऐसा बात कोई बच्चा कंफ्यूज होगा तो उनको क्या है कि फर्स्ट लेवल में छोटा सवाल बना लेना है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो शुरू से बोल दिया था कि u स्टेट फंक्शन है, डेल्टा u स्टेट फंक्शन, ताकि उसको है कि हाँ डेल्टा u पाथ पर डिपेंड नहीं करता, समझ आ रहा है? जबकि कहानी ये है कि u स्टेट फंक्शन तो डेल्टा u पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। तो वैसे u स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा u पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मगर डेल्टा u स्टेट फंक्शन है ये तुम नहीं बोल सकते। स्टेट फंक्शन किसी को बोलोगे ना तो तुमको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इसका चेंज पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो अगर तुम डेल्टा u को स्टेट फंक्शन बोलोगे तो डेल्टा u का चेंज
पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये प्रूव करना होता है। लेकिन शुरू में क्यों चर्चा नहीं किया था कि न्यूमेरिकली तुम ये बात जानो नहीं जानो कोई मतलब नहीं, यह सुनना ज्यादा अच्छा लगता है क्या कि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन लगता है, हाँ पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा तो कर लेता है, बात समझ में आ रहा है। लेकिन अगर थ्योरेटिकली पूछ देगा कि डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है कि नहीं तो क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे। समझ में आया? ये आप ध्यान रखिएगा। बहुत सारे बच्चे में भी कंफ्यूजन होता है जी कि कोई स्टेट फंक्शन है तो उसका चेंज भी स्टेट फंक्शन होगा, ऐसा नहीं, ये सब जीता जाता एग्जांपल है। तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, यू, एच, एस, जी, पीवी का मतलब एक तो समझ लो एमआरटी, यस ठीक है, और सीपी। देखो ये सब जो है लिख दिए हैं जानबूझ करके ताकि एक बार दिमाग से गुजर जाए, ये सब स्टेट फंक्शन, ये वाला पूरा जो लिखा हुआ तो इसका जो चेंज होगा वो स्टेट फंक्शन नहीं है, ये बात ध्यान रखना। उसका चेंज पाथ पर डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। यही तो बोले एक्स स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा एक्स पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, मगर डेल्टा एक्स को तुम स्टेट फंक्शन नहीं बोल सकते हो, ये बताना है। तो पी स्टेट फंक्शन है, बी स्टेट फंक्शन है, डी स्टेट फंक्शन, लेकिन इसका चेंज जो होगा वो पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये बात सच है, मगर ये स्टेट फंक्शन नहीं है। समझे? डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा एस, डेल्टा जी, जो भी स्टेट फंक्शन पढ़ेगा ना उसका चेंज को तुम स्टेट फंक्शन नहीं बोलोगे। बात समझ में आ रहा है? हालांकि अभी तक ये पढ़ाते हैं क्या कि डेल्टा जी, देखो ना, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच, डेल्टा यू, ये सब क्या बताया गया था कि स्टेट फंक्शन है। तो उस न्यूमेरिकल के सहूलियत के लिए बताया जाता है कि बच्चा हर बार नहीं सोचे कि ये इसका चेंज माने ठीक है स्टेट फंक्शन है पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसा करें, ठीक है। अभी भी हम बोल रहे हैं कि डेल्टा यू पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, तो डायरेक्ट यही बतिया तुमको हाथ में, तुम्हारे हाथ में पकड़ा जाए, इसलिए पहले ये चर्चा किया जाता है कि ये सब स्टेट फंक्शन है। बोलो यार, समझ आ गया ना? थ्योरेटिकली गलती करना सकता है तो ध्यान रखिए। पीवी, तो पीवी हो गया किसके बराबर? एनआर केवल आइडिया कैसे मिलेगा? डेल्टा पीवी का मतलब हो गया एनआर डेल्टा टी। बोलो यार, तो डेल्टा टी पाथ पर डिपेंड नहीं ना करेगा, टी स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा टी पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड नहीं करेगा, ये आर कांस्टेंट है, एम डी के नहीं करेगा। बोलो यार, मोस्टली तो एम नहीं ना करेगा। तो क्या हो गया कि पीवी भी क्या हो गया? स्टेट फंक्शन होंगे, ध्यान रखिएगा। सीपी, सीवी ये भी स्टेट फंक्शन है, समझना, सीपी स्टेट फंक्शन है, सीवी स्टेट फंक्शन, समझ आ रहा है कि नहीं? सी स्टेट फंक्शन नहीं है, अलग अलग प्रोसेस में सी का वैल्यू अलग अलग होता है, पढ़ेगा ना पीवी पर पावर एक्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो हो सकता है किसी दिन पूछे तो सीपी स्टेट फंक्शन है, ये कांस्टेंट था, याद है? सीवी स्टेट फंक्शन है, अरे बोलो यार, सी स्टेट फंक्शन नहीं, समझ लो। अच्छा एक चीज और ध्यान करें, यहाँ पर भी बच्चे से कुछ गलती होता है, तो क्योंकि चैप्टर का लास्ट है तीसरा बता दे रहे हैं कि वर्क जो हीट में पढ़ना है वो स्टेट फंक्शन नहीं, पाथ फंक्शन बोला जाता है। वर्क क्या बोला जाता है? पाथ फंक्शन। लेकिन आइसोबारिक अगर बोल देगा ना तब क्या हो जाएगा कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों? समझना बात, इधर का बात वो स्टेट फंक्शन का यहीं तक कहानी है, ये अलग, ठीक है। तो होता क्या है कि आइसोबारिक में वर्क होता है वो एनआर डेल्टा टी के बराबर होता है, तो ये पाथ पर डिपेंड करेगा क्या? नो सर, नहीं। ये पाथ पर डिपेंड करेगा क्या? नहीं, ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। बोलो यार, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि आप ये बोल सकते हैं कि आइसोबारिक वाला क्या है? स्टेट फंक्शन बोल सकते हैं, समझ आ रहा है क्या? एडियाबेटिक में वर्क तो वो बराबर मानता है माइनस डेल्टा यू, तो ये ध्यान रखिए कि आइसोबारिक और एडियाबेटिक का वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता। वर्क अगर क्यों बोलेगा तो पाथ पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर तुम लगा दिया आइसोबारिक एडियाबेटिक तो ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन हो सकता है, मैंने गलती से फंस नहीं जाएगी। ये समझ में आया ना कि क्यों कि यहाँ एनआर डेल्टा टी वाला है, यहाँ पर भी एनसीपी डेल्टा टी है या डब्ल्यू का वैल्यू हुआ ना माइनस डेल्टा, बोलो जी, तो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है।
हालांकि सच बात तो यही कि जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, लाइट लो फिर अब पूछ दो, बस इतना याद रखना तुम कि ये सब जो है जी स्टेट फंक्शन है और इसका चेंज स्टेट फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। इस वजह से तुमको एडजस्ट करने में दिक्कत लगेगी, ठीक है। सब जो आपको बताया भी जाता है नॉर्मल में भी यही डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है, डेल्टा एच स्टेट फंक्शन है, ठीक है। तो न्यूमेरिकली उतना झंझट नहीं है, इसलिए हम भी वैसे चलते चल आए। अरे बोलो यार, लेकिन अगर थ्योरी पूछ देगा तो ध्यान रखना कि ये सब स्टेट फंक्शन है। जैसे पहले बहुत हिट करके नहीं बताए थे कि ds रिवर्जिबल इक्वल टू dq रिवर्जिबल बाय t, एक बार लिख दिए थे लेकिन बहुत चर्चा नहीं ना किए थे। लेकिन अभी क्या था कि रिवर्जिबल बताना तो मतलब हिट करके बताना पड़ा कि वहां पर ये मीनिंग था, यहाँ पर ये है तो क्या वो, ठीक है। तो शुरू में क्या है कि लेकिन उन्होंने क्या किया था ना कि बहुत चर्चा नहीं किया था, अदरवाइज क्या होगा कि 100% सही बात बताएंगे तो जो बनने वाला वो भी नहीं बनेगा, कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं। अब देखो ये सब चीज भी देखो, तो पहले मीनिंग समझ लो इसका। बोल क्या रहे हैं कि अगर x स्टेट फंक्शन है तो तुम dx लिख सकते हो, तो u स्टेट फंक्शन है तो तुम du लिखोगे सही है, h स्टेट फंक्शन है तो dh लिखोगे तो सही है, g स्टेट फंक्शन है तो dg लिखोगे तो सही है, मैथमेटिकली सही है। लेकिन कोई भी चीज जो स्टेट फंक्शन नहीं है, पाथ फंक्शन, तो उसको d के साथ नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि q क्या है, पाथ फंक्शन है तो dq लिखना मैथमेटिकली गलत है। w पाथ फंक्शन है तो उसको dw लिखना मैथमेटिकली गलत है। तुम लिख सकते हो वो अलग बात, हम लोग भी चर्चा किए हैं। तो हर जगह पर dq dq नहीं लिखे थे, dq लिखे आप तुमको तो यह बोला गया कि dq q सब एक के, dq q डेल्टा u, dq q और डेल्टा q एक ही बोला गया था ना, w dw डेल्टा w एक ही, बोलो यार। तो बोल सकते भाषा में बोल सकते हैं, लेकिन मैथमेटिकली लिखना गलत है। जैसे बोलेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इंडिकेशन या करेक्ट इंडिकेशन। एक क्वेश्चन पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इंडिकेशन, ऑप्शन ए में दिया du, ऑप्शन बी में दिया dq, ऑप्शन सी में दिया dw, ऑप्शन डी में दिया और, बहुत सारा बच्चा और मारते हैं। देखो उसमें करेक्ट केवल du है, जो स्टेट फंक्शन है उसी को d के साथ लिखा जा सकता है, पाथ फंक्शन को d के साथ नहीं लिखा जा सकता है। समझा रहा है कि उसके अंदर भी कहानी होता है कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल पाथ फंक्शन का ही होता है, सॉरी स्टेट फंक्शन का ही होता है, ठीक है। पाथ फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल नहीं होता है, ऐसे करके बोला जाता है। तो इतना हम भूख दिए वीडियो के कारण, आपको बस यही ध्यान रखना है कि तुम dq dw भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर जिद पर आ जाए तब यह गलत होगा, केवल यही सही ओवरऑल यही है। बाकी तो चर्चा कर सकते हो dq dq, लेकिन हम भी चर्चा नहीं किए dq किया है कि नहीं किया, तो हमको पता है कि dq लिखना गलत है, लेकिन इट्स ओके। कुछ कुछ बुक भी है जो कि लिख देता है, समझ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बहुत सारा बात होता है हाइड करके पढ़ाया था कि नहीं दिमाग पर जोर पड़े। अब बाकी इसको भी लिख इसलिए दिए ना कि कभी दे सकता है कि कौन सा फॉर्मेट सही है, तो ये तुमको मैथ में बहुत हार्ड लगेगा, हार्ड है नहीं, बस खाली रट जाना है। क्या अगर कोई भी स्टेट फंक्शन दो चीज पर डिपेंड करेगा, ठीक है। जैसे एंट्रोपी तो डिपेंड करता है ना टेम्परेचर पर और वॉल्यूम पर, तो दो चीज पर डिपेंड करेगा ना, तो कैसे लिखा जा सकता है। तो अगर x दो चीज पर डिपेंड करा, ये स्टेट फंक्शन है, केवल स्टेट फंक्शन के लिए, पाथ फंक्शन के लिए नहीं, तो dx का वैल्यू कैसे होगा, तो इसको एक बार पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे इससे, जब ये वाला कांस्टेंट रहे, समझ में आ रहा है। जो यहाँ पर लिखे हो उसी को d के साथ प्लस, अभी फिर इसको डिफरेंशिएट कर दोगे इससे, पार्शियली डिफरेंशिएट कर दोगे। अब जब इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कांस्टेंट रखोगे, इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे तो इसको कांस्टेंट रखोगे। तो a से पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो b को कांस्टेंट रखे, और b से पार्शियली डिफरेंशिएट किया एक को कांस्टेंट रखे, और जो यहाँ पर रहेगा डाउ के साथ वही यहाँ पर d के साथ, बस उस पर रट जाना है। माने अभी अगर जो कभी पूछ दिया
कि इंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है तो कौन सा सही है। कैसे करोगे? तो अगर डिफरेंशियल फॉर्म में दे दिया तो अभी तक पूछा तो नहीं है लेवल 1 में, लेकिन अगर जो पूछ देगा जैसे कि लेवल 2 में पता है तुमको इंट्रोपी चेंज का पूरा खेल यहीं से स्टार्ट होता है, यहीं से सब कुछ निकल जाता है। ठीक है, तो खैर उसको छोड़िए। तो इंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड करा, तो एक लिखने का तरीका हुआ कि ds का वैल्यू कितना होगा, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे पार्शियली एक बार इससे, जिसमें इसको कांस्टेंट रखोगे तो यहाँ लिखने का मतलब ये होता है कांस्टेंट, और जो यहाँ है ना उसी को d के साथ लिखोगे प्लस। अब क्या करोगे, इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे इससे जिसमें ये कांस्टेंट रहेगा तो कर दिए, और जो यहाँ डाउन के साथ उसको d के साथ दिए। कैसे हुआ, क्या हुआ, सब साइड करो, सीधे तुम करंट जाना है कैसे करते हैं। वही वाला बात है कि अगर 3 को रहता मतलब x जो है वो 3 पर डिपेंड करे, इस स्टेट फंक्शन के लिए, ये पार्ट फंक्शन के लिए नहीं। जैसे कि मान लो कि कोई जगह q का वैल्यू t पर डिपेंड कर रहा, v पर डिपेंड कर रहा, तुम ऐसे लिख उसको नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि q है जो कि स्टेट फंक्शन है। समझ आ रहा है? तो अगर x स्टेट फंक्शन है जिसको हम चर्चा किया गया वो 3 पर डिपेंड करता, तो कुछ नहीं करना है, एक बार इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, बोलो यार, अब बाकी दो को कांस्टेंट रखोगे, फिर एक बार इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, अब बाकी दो को कांस्टेंट रखोगे, और एक बार इससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे, बाकी दो को कांस्टेंट रखोगे, और जिससे पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे उसी का d के साथ यहाँ पर लिख दोगे, सब को जोड़ दोगे। तो इसका यूज फर्स्ट लेवल में नहीं है जी, लेकिन एंट्रोपी टेम्परेचर वॉल्यूम पर डिपेंड कर रहा है तो उसका डिफरेंशियल फॉर्मेट क्या होगा वो ऐसे करके नहीं लिख देगा, इसका गारंटी नहीं, बहुत कम चांस है, 0.01% चांस है, लेकिन दे सकता है। तो समझ आया, सीधा रट जाना है कि अगर कोई स्टेट फंक्शन है जो एक से ज्यादा पर डिपेंड करेगा तो उसको क्या करेंगे कि पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे एक के रिस्पेक्ट में, और बाकी जो बचल का रहेगा उसको ऐसे कांस्टेंट करेंगे, जो यहाँ रहेगा उसी का d के साथ लिख देंगे। तो बस ऐसे खाली जान देना, बाकी उसको बेसिक मैथ में ही पढ़ाया दिया था कि डाउ s बाय डाउ t का मतलब क्या हुआ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू t, बोलो यार। और यहाँ पर लिखने का मतलब है कि ये काम कर रहे हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर, जैसे कि s का वैल्यू इतना है तो ds का वैल्यू इतना हो गया। कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर पूछेगा तो पहले तो लिख दो, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होता है ना, 0 हो जाता है, तो वो चलता है कि ये 0 हो जाएगा, तो यही वैल्यू रह जाएगा, वो आपको जानना नहीं है, वो आप दिमाग का दे दीजिए होगा। तो देखो इसमें थोड़ा सा हम विस्तार से बता दिए क्योंकि अब फिजिक्स सेक्टर सब लोग के सब डाउन हो गया इसका। अब जो भी यहाँ से कहानी आगे बढ़ेगा तो कुछ चीज फिजिक्स वाला यूज होगा, एक्चुअली केमिस्ट्री में वो सब चीज पढ़ना है, लेकिन कुछ चीज जो है वो विस्तार से पढ़ना है, किसमें, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में नहीं पढ़ना। तो इसमें समरी क्या है कि सराउंडिंग का पहले नहीं पढ़ा गया था, तो सराउंडिंग वाला को ऐसे कैलकुलेट करके याद रखना। ई भी केवल रिवर्सिबल के लिए, ई रिवर्सिबल के लिए नहीं, ई रिवर्सिबल के लिए बोलेगा तो बताइए कि ये वाला काम करेगा, ठीक है, तो जनरली पूछता नहीं है, अगर पूछेगा तो वो काम करेगा, ठीक है। और इसमें 2-3 को हाइलाइटेड पॉइंट क्या था कि अगर x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x स्टेट फंक्शन है, समझा रहा है कि नहीं? हाँ, ये बात है कि x स्टेट फंक्शन है तो डेल्टा x पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, बोलो यार। तो ये चीज ध्यान रखना, मैंने थ्योरेटिकली अगर देखिए तो ये सब स्टेट फंक्शन है, क्योंकि अगर किसी भी बच्चा तुम पूछोगे ना डेल्टा u स्टेट फंक्शन है कि नहीं तो तुरंत बोलेगा कि स्टेट फंक्शन, समझा रहा है? तो हम भी शुरू में बोलते थे इसलिए कि उलझ नहीं जाए, क्योंकि दिमाग में पता है स्टेट फंक्शन का मतलब जो पाथ पर डिपेंड नहीं किया, तो स्टेट फंक्शन में पाथ पर डिपेंड क्या नहीं किया, उसका एक पॉइंट से रिलेटेड होता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर, लेकिन मैं बहुत चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि चर्चा करेंगे और पर तो बस अपनी समझ आना था तुमको, बाकी ये वाला नहीं भी जानोगे तो काम चल जाएगा, बता दिए चूंकि वीडियो बन रहा है। और ये वाला अगर किसी दिन पूछ देगा तो लेवल 1 में तो बहुत कम बच्चा बना पाएगा, हालांकि लेवल 2 में इसी से पूरा कहानी चलता है, पूरा कहानी इसी पर चलवे करता है,
IIT एडवांस वगैरह। तो इसको खाली तुमको रट जाना है, समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा होता है। इसको रटोगे कैसे? एक से ज्यादा पर कभी भी डिपेंड करता हुआ देखेगा ना, तो जितना पर डिपेंड करेगा सबसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, और जिससे डिफरेंशिएट करेंगे बाकी वाला तो कांस्टेंट रखेंगे, और जो यहाँ रहेगा उसी का dt करते चलेंगे। मैंने यहाँ डाउट ही है तो dt हो जाएगा, यहाँ डाउट ही है तो dt हो जाएगा, बस यही कहा। ठीक है, तो आज फिजिक्स का खत्म हो गया। अब है जो कि केमिस्ट्री वाला स्टार्ट हो, लेकिन केमिस्ट्री वाला भी पढ़ाएंगे ना हम, तो W मतलब W सिस्टम ही हम बोलेंगे। ठीक है, वहां पर एग्जाम में मान लें केमिस्ट्री के सेक्शन में रहेगा W, तो तुमको समझ जाना है कि हम पढ़ेंगे सिस्टम वाला, और यहाँ पर तो होगा सराउंडिंग वाला, साइन बदल कर देना तो अलग बात है, क्योंकि हम एक धारणा पर पूरा पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला क्लास में रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस, जो हम आपको बताए थे, लेकिन वो क्या था कि फिजिक्स में बस केवल डेफिनेशन था। केमिस्ट्री में जब उसको तुम समझोगे ना, तब फिर स्पॉन्टेनिटी नॉन स्पॉन्टेनिटी समझ में आएगा। ठीक है।